वेलकम टू लाइव सेशंस डे 3। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग फंडास के बारे में। देखिए, मार्केटिंग फंडा क्या है, बड़े ध्यान से आपको चीजें बताता हूँ। मार्केट में जब हम काम करते हैं ना, तो हम लोग अलग अलग फेज में होते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3। अभी प्रेजेंट में हम कहाँ पे हैं? हम लोग हैं फेज 1 में। फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है, फेज 3 में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। बस आपको यही सभी चीजें फॉलो करना है। अभी आप चीज़ों को सुन लीजिए, समझ लीजिए। रिकॉर्डिंग जब मिलेगा तो उसको दोबारा से रिपीट करिएगा और प्रॉपर इसके नोट्स आप बनाइएगा। ओके। तो अभी हम लोग हैं फेज 1 में। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख भी देता हूँ। अभी हम लोग हैं फेज 1 में। ठीक है। अब ये फेज 1 में क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, फेज 1 में ना हमें तीन चीज़ों पे फोकस करना होता है। सबसे अ, अच्छी पहली बात ये कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम क्लासेस किसी स्टूडेंट को करवा रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, सपोज मान के चलो आप इस प्रोफेशन में नहीं हो, आप किसी दूसरे प्रोफेशन में हो, तब भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे क्लाइंट और हमारे कस्टमर। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्लाइंट और कस्टमर होते हैं। पता है, खासतौर पर अगर मैं इस प्रोफेशन की बात करूं तो आधे से ज्यादा लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि हमारी राइट ऑडियंस कौन सी है। तो फेज 1 में जो सबसे पहला जो स्टेप आता है फेज 1 के अंदर, वो आता है आपका राइट ऑडियंस। ठीक है। आराम से नोट कर लेना, राइट ऑडियंस को समझने के राइट ऑडियंस होती कौन है। चलिए, अगर मैडम मैं आप ही से पूछूं, सवीना मैम, आपके हिसाब से हमारी राइट ऑडियंस कौन है इस प्रोफेशन में? तो जो कि कंसंट्रेशन जिनको इम्प्रूव करना है, जो अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडल्ट की बात करें, और बच्चे तो अभी तो बच्चों को सभी को जरूरत है, स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है, हम्म। उनका ब्रेन सिस्टम पूरा हिला हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। जी। और हम बात करें कॉर्पोरेट लेवल पर भी हमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि वर्क स्ट्रेस इतना है, क्योंकि और वो आजकल सारा काम जो है सेल्स पर ही डिपेंड करता है, टारगेट है, गोल गोल है कि भाई आपको टारगेट अचीव करना है, तो हम उन लोगों को टारगेट कर सकते जी। सो अकॉर्डिंग टू यू, आपका मतलब हमारी राइट ऑडियंस वो है जिनको हम क्लासेस कराने वाले हैं, है ना? जो हैं। हमारे जी। स्टूडेंट्स हैं वो हमारी राइट ऑडियंस है, चाहे वो बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, या वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है। ठीक, ओके, डन। अनुराधा मैम, आप मुझे बताना चाहेंगे कि हमारे हमारी राइट ऑडियंस कौन है? Right audience is students from ओके। the age 5 to we can take them यस, हम as बच a सपोज right audience. यस, सपोज बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन का क्लासेस करा रहे हैं, तो हमारा Yeah, राइट ऑडियंस हो गया 5 to 15। अडल्ट को yeah, अगर हम 5 लोग to करा रहे हैं तो अब वो 15 16 हो गया है ना, तो वो yeah. ठीक, ओके। And हम्म। the corporate people, यस, हाँ, मतलब जो भी जिनको भी the हम क्लासेस software, करा रहे yeah, हैं। software and corporate people. And after that, the age above 45 to 50, हम्म। at the time only they feel loneliness and they will be getting some problems and everything. Now they are the target audience. यस, ओके। मतलब इन Yes. सिंपल वर्ड्स के जिनको हम क्लासेस करा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो हमारे लिए Hmm. ऑडियंस है, हमारी राइट ऑडियंस Yes. है, सिंपल वर्ड्स में Yes. ये, ओके। विद्युत दे सर, आप मुझे बताना चाहेंगे राइट हमारे लिए राइट ऑडियंस कौन है? हाँ सर, स्टूडेंट और एडल्ट है। हाँ, हम मतलब जिनको हम क्लासेस कराने वाले हैं वो हमारे लिए राइट कराना। हाँ। ऑडियंस है। ठीक है, ओके। हाँ। चलिए, देखो, ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हुई जो दुनिया सोचती है, और इसी कारण से वो फेल हो जाते हैं, और हमने भी कई साल स्ट्रगल किया इसी चक्कर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए राइट ऑडियंस कौन है। देखिए, जो आपने सबने एक चीज कॉमन कही कि हम जिसको क्लासेस करा रहे हैं वो हमारे लिए राइट ऑडियंस है, जो कि सही बात है। अगर हम बच्चों को क्लासेस करवा रहे हैं तो वो हमारे लिए राइट ऑडियंस है। हम अडल्ट को क्लासेस करा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए राइट ऑडियंस है। सबसे पहले बच्चों की बात करता हूँ। आप किसी स्कूल में गए और आपने बच्चों को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि आप उनको क्लासेस कराने वाले हो, है ना? आपने सब कुछ किया। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो आपके वो क्लासेस में आके एडमिशन्स ले लें? तो वो हमारे राइट ऑडियंस कैसे हुए? मतलब एक तो राइट ऑडियंस हमारे बच्चे हैं जिनको हम क्लासेस कराने वाले हैं, लेकिन दूसरे हमारे राइट ऑडियंस कौन है? उनके पेरेंट्स, माता पिता, जहां से हमको फीस आने वाला है। तो राइट ऑडियंस का सिलेक्शन हम आपको हमेशा दो तरीके से करना है कि किसको हम क्लासेस कराने वाले हैं और किससे हम लोग फीस लेने वाले हैं।
लोग पता है गलती यही करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, इतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एडमिशन्स आती ही नहीं है। कैसे आएंगे एडमिशन्स? यार बच्चों के पास अथॉरिटी नहीं है। बच्चे क्या करेंगे? बच्चों के पास पैसा होता ही नहीं है। वो तो हाँ ये बोल सकते हैं कि हाँ अच्छी क्लासेस है या बेकार क्लासेस है, मुझे करना है कि नहीं करना, सबसे ज्यादा डिसीजन उनके पेरेंट्स लेने वाले हैं। तो अगर आप बच्चों को डेमो क्लासेस दे रहे हैं कहीं पे भी, तो हमें बच्चों पे भी फोकस करना है और उससे ज्यादा पेरेंट्स पे फोकस करना है। सिर्फ बच्चों पे ही मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तो जब भी आप कोई डेमो क्लासेस कहीं पे दें, तो आपके हमेशा दिमाग में ये चलना चाहिए कि मेरे लिए राइट ऑडियंस कौन है, बच्चे जिनको मैं क्लासेस कराने वाली हूँ, और मेरे लिए राइट ऑडियंस और कौन है, उनके पेरेंट्स जो मुझे फीस देने वाले हैं। तो बच्चों पे ही फोकस करना है, पेरेंट्स पे भी फोकस करना है। बच्चों का अगर आप सेशन ले रहे हैं तो पेरेंट्स का होना जरूरी है। अगर पेरेंट्स उस टाइम पे नहीं है तो पेरेंट्स की अलग से कोई मीटिंग करिए, या केवल पेरेंट्स की मीटिंग करिए, क्योंकि डिसीजन वही लेने वाले हैं। अगर आप किसी अडल्ट को क्लासेस कराने वाले हो तो वहां पे तो फिर अडल्ट ही आपके राइट ऑडियंस है, क्योंकि उनके पास पैसे देने की अथॉरिटी होती है। वो खुद भी क्लासेस कर रहे हैं और खुद ही आपको वो पैसा देंगे। तो वहां पे तो वो हमारे राइट ऑडियंस हुए। तो आपको ना अपनी एक नोटबुक में, मतलब जो भी आपकी एक डायरी होगी, नोटबुक होगी, उसमें आपको हमेशा ये मेंशन करना है, जिसको भी आप क्लासेस कर रहे हैं, आप किस एज ग्रुप को क्लासेस कराएंगे और किससे आप फीस लेंगे, दोनों का एज ग्रुप वहां पे लिखना है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन बच्चों को आप कराएंगे, 5 to 15 ईयर्स बच्चे का एज ग्रुप है, ठीक है, ये हमारी राइट ऑडियंस है। सेकंड राइट ऑडियंस कौन है? उनके पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स की एज ग्रुप कितनी है? सपोज किसी का 5 साल का अगर बच्चा है तो वो 30 ईयर्स का तो हो गई होगा, 30 साल का लगभग, है ना? तो 30 से 45 50 ईयर्स के ये। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा एज ग्रुप, पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पेड प्रमोशंस करते हैं, तो वहां पे एज ग्रुप बहुत मायने रखता है ना? अगर मैं आप अडल्ट को मिड ब्रेन एक्टिवेशन करा रहा है तो वहां पे वही आपके राइट ऑडियंस है। तो दो चीजों से आपको हमेशा पता करना है, पैसे कहाँ से आएंगे और किसको क्लासेस कराना है। यहां से आपका राइट ऑडियंस आपको निकल के आएगा। और ये डायरी में अच्छे से लिखना है। आप इस प्रोफेशन में हैं, आप दूसरे किसी प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में, ये आपको लिखना है। राइट ऑडियंस का समझ में आ गया ना आपको कैसे आपको सेलेक्ट करना है? तो इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है। तो कभी भी जो रिजल्ट है वो आपके बेकार नहीं जाएंगे, वो आएंगे ही आएंगे आपके रिजल्ट, है ना? मेहनत आपकी काम करेगी। राइट ऑडियंस के बाद में सेकंड होता है, और इस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, वो होता है आपका राइट मैसेज, जो कि आपका यूएसपी है। राइट मैसेज जो कि आपकी यूएसपी है। अब इसको समझ लो भाई, ये क्या है ध्यान से। पता है आज का जो टाइम है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आज के टाइम पे वो कन्विंस करने का टाइम चला गया। आज के टाइम पे ना आपको लोगों को इतना मजबूर करना पड़ेगा कि वो आपके पास सामने से चल कर आए। अगर आप ये करने में कामयाब रहे तो सामने से लोग चलकर आएंगे और आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत अच्छा धंधा चलेगा। जब हम स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे, जब हम वीडियोस बनाना सीखेंगे, तो मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। अभी तो हम ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं राइट मैसेज क्या। देखिए, कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आएगा तो वो हमेशा ये देखेगा कि आप मार्केट में दूसरों से अलग कैसे हो, आपकी यूएसपी क्या है। अगर आपके अंदर कोई यूएसपी नहीं है, आपके पास कुछ अलग नहीं है, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो हमको सबसे पहले ना अपना एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करना है, हमको ये अपना एक ऐसा मैसेज तैयार करना है कि जब हम किसी क्लाइंट से बात करें तो हमारे प्रपोजल को वो मना ना कर पाए, ठुकरा ना पाए। हमको अपना मैसेज इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो चाहकर भी हमको मना ना कर पाए। अगर कभी वो मना भी करते हैं ना, तो हमको कम से कम 10 बार सॉरी सॉरी बोलें कि सर आपकी कोई गलती नहीं है, वो मेरी ही गलती है कि मैं फंड को अरेंज नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, बाकी मुझे तो ये करना ही करना है। ओके, अब ये मैसेज आपका कैसे बन सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या होता है, पहले आप जब क्लाइंट्स को, जैसे किसी पेरेंट्स को अगर आप कोई चीज बताना शुरू करोगे, तो पहले दिन तो आप परफेक्शन के साथ में चीजें नहीं बता पाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या बताना है। आप सेकंड किसी पर्सन को बताओगे तब भी नहीं बता पाओगे, थर्ड किसी पर्सन को बताओगे तब भी थोड़ा हेजिटेट करोगे, थोड़ा अटकोगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन कंटिन्यू आप बताते रहोगे, बताते रहोगे, बताते रहोगे, तो एक स्टेज वो आएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे बात करनी है, और कैसे ये मेरे प्रोग्राम में आएंगे, कैसे ये अपने बच्चों का एडमिशन मेरे पास आके करवाएंगे, है ना? तो वो उस स्टेज तक जाने के लिए हमें कई सारे ऐसे
फेलियर का सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि राइट मैसेज मैंने कैसे बनाया। मैं उससे पहले एक चीज बताता हूँ। शुरुआत में जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि पहले हम लोग ना बहुत सारे मतलब बहुत से लोगों से जब बात करते थे, हम लोग बहुत कन्विंस करते थे, बहुत कन्विंस। आधा घंटे 1 घंटे लोगों से हम बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैं किसी पेरेंट्स से अगर आधा घंटे सर 10 या 15 मिनट भी अगर बात कर रहा हूँ, तब भी वो मेरे पास एडमिशन करा लेते हैं। ना कोई डेमो देना होता है, ना कुछ भी देना होता है। तो वो परफेक्शन आई कैसे? वो परफेक्शन निकल के आया रिजेक्शन से। आपको प्रॉपर एक अपनी शुरुआत में, और मैं तो बोलता हूँ हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको ना एक डायरी अपनी मेंटेन करना चाहिए, एक एक्सेल आपको मेंटेन करना चाहिए। और उस एक्सेल में आपको वो सभी पॉइंट लिखने हैं जिस कारण से आपको रिजेक्शन मिल रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने किसी पेरेंट्स को कहा कि सर नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र, और मैं बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट से लेकर आया हूँ, और बहुत बढ़िया बच्चों के अंदर रिजल्ट आते हैं। और ये 3 महीने का कोर्स है, और इसकी जो फीस है वो 20,000 रुपये है, या 10,000 रुपये इसकी फीस है। और क्या आप बच्चों को कराना चाहेंगे? जब जब मुझे जानकारी नहीं है तो मैंने इस तरीके से उनको प्रेजेंट किया। ओके। तो उन्होंने कहा नहीं सर, मैं नहीं कराऊंगा। तो आप उनसे वजह पूछिए क्यों कराना, आप क्यों कराना नहीं चाहते। तो वो आपसे कहेंगे कि यार फीस बहुत ज्यादा है। ओके। तो मतलब एक क्लाइंट ने आपको मना किया कि फीस बहुत ज्यादा है, वो तुरंत अपनी एक्सेल में नोट करिए, डायरी में नोट करो। क्योंकि अगर फीस इनको ज्यादा लग रही है तो हर किसी को फीस ज्यादा लगेगी, और ऐसे तो हर कोई मेरे पास आएंगे और मना कर जाएंगे। तो जब मैं सेकंड किसी से बात करूंगा तो देखिए मैं कितनी स्मार्ट तरीके से बात करूंगा। अब पता है मैं वो जो जिस कारण से मुझे रिजेक्शन मिला है उसके आंसर के साथ मैं बात करूंगा, है ना। मैं बोलूंगा सर नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र, और मैं बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स लेके आया हूँ। और सर ये कोर्स इतना शानदार है कि जब वो पेरेंट्स को मैं इसके बारे में बताता हूँ तो पेरेंट्स झट से मेरे पास एडमिशन्स ले लेते हैं। और वो एडमिशन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है। जनरली ये जो वर्कशॉप है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसकी फीस इंटरनेशनल मार्केट में 30, 40, 50 हजार रुपये है। और इंडिया के अंदर कोई भी अगर एक्सपर्ट है तो उसकी 25, 30 हजार तो लेता ही लेता है। और ये सेम प्रोग्राम हम लोग मात्र 10,000 रुपये में लेकर आए हैं। तो अब मैंने पेरेंट्स को क्या बताया कि इसकी फीस ऑलरेडी 30, 40 हजार रुपये है, 30, 35 हजार रुपये। और कोई भी एक्सपर्ट है तो 25, 30 हजार रुपये तो लेता ही है, और मैं सिर्फ 10,000 रुपये में करा रहा हूँ। तो उनके दिमाग में ये चला गया कि यार इसकी फीस इतनी होती है और ये इतने कम में करा रहे हैं। राइट। अब वो तो फिर मैं उनसे बोलूंगा कि सर एडमिशन्स करा लीजिए बच्चों का। वो कहेंगे नहीं सर। तो वजह क्या है कि सर आपका जो कोर्स है ना वो 3 महीने का है, और मेरे बच्चे के पास में टाइम ही नहीं है, मेरा बच्चा स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, टाइम ही नहीं है। ओके ठीक है। तो ये जो रिजेक्शंस मिला ये भी मैंने उसमें एक्सेल में नोट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट टाइम किसी पेरेंट्स से बात करूंगा तो मुझे पता है कि पेरेंट्स इस कारण से भी मना कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं उनसे बात करूंगा, सर नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र, मैं बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स लेके आया हूँ। और सर ये इतना जबरदस्त कोर्स है सर, इसकी जो मार्केट में जो फीस है वो 25 से 30 हजार रुपये है। और पेरेंट्स इतना खुश हैं हमारे पास एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि इसको हम सिर्फ 10,000 रुपये में करा रहे हैं। और सर अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें बच्चे को कोई भी जो उसको इसको स्कूलिंग है, उसका जो कोचिंग है, वो डिस्टर्ब भी नहीं करना। उसका स्कूल भी चलता रहेगा, कोचिंग भी चलता रहेगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन बच्चे को प्रैक्टिस करना है और उसके अंदर 100% रिजल्ट आएंगे विदाउट एनी डिस्टरबेंस। और माता पिता हमारे पास इसीलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि इसमें बच्चा स्कूल भी अच्छे से कर रहा है, ट्यूशन भी अच्छे से कर रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है। हफ्ते में एक दिन उसको क्लासेस करना है 2.5 से 3 घंटा, और 100% बच्चों के अंदर रिजल्ट आ रहा है। तो अब पेरेंट्स के दिमाग में ये बात चली गई कि यार ये तो हफ्ते में एक ही दिन प्रैक्टिस करना है, संडे के दिन प्रैक्टिस करना है, वीकेंड के दिन प्रैक्टिस करना है, और स्कूलिंग में और बच्चों की कोचिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पेरेंट्स क्यों कैसे, अब तो पेरेंट्स बोलेंगे अच्छा ठीक है। तो फिर पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं मुझे अभी नहीं, मुझे बाद में कराना है। ठीक है ओके। तो फिर मैंने ये नोट कर लिया कि अभी पेरेंट्स ने ये बोला कि मुझे बाद में क्लासेस कराना है। तो अभी मैं फिर अगले पेरेंट्स से बात करूंगा तो थोड़ा सा मैं अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाऊंगा। मैं बोलूंगा सर नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र, और सर जैसा कि आपको पता है कि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे का
मेमोरी अच्छा हो जाए, फोकस कंसंट्रेशन जबरदस्त हो जाए, मेरे बच्चों का बिहेवियर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का जो मोबाइल का जो एडिक्शन है वो छूट जाए, और मेरा बच्चा जो है अपने ब्रेन का 100% यूज करे। हर माता पिता ये चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडिया के अंदर ऐसी कोई क्लासेस उपलब्ध नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो ऐसी क्लासेस कराते हैं, और माता पिता उनके पास जा नहीं पाते हैं, क्योंकि जनरली ये क्लासेस या फिर बहुत ही दूर होती हैं जहाँ पे माता पिता नहीं जा पाते, या फिर इस क्लासेस की जो फीस है 25 से 30 हज़ार रुपये होती है। अच्छी बात ये है सर, और पेरेंट्स बहुत खुश हैं, क्योंकि ये सेम क्लासेस हम लोग आपके नज़दीक में हम लेकर आए हैं। बच्चा घर पे भी प्रैक्टिस कर सकता है, और सिर्फ 10 हज़ार रुपये में हम लोग लेकर आए हैं, और इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। बच्चा आराम से स्कूलिंग कर सकता है, कोचिंग कर सकता है, और ये जो क्लासेस है ये हेल्प करता है बच्चों का एकेडमिकल मेंटली परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। तो बच्चों का स्कूलिंग अच्छा हो जाएगा, बच्चे का कोई अगर एग्जाम आ रहा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चे का कोचिंग काफी अच्छा हो जाएगा, और सिर्फ हफ्ते में उसको 2.5 से 3 घंटे का टाइम देना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि काफी सारे पेरेंट्स इसको तुरंत इसीलिए क्लासेस को कराते हैं क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर फर्स्ट डे से रिजल्ट आता है। अगर ये क्लासेस आपने बच्चों को नहीं कराया तो बच्चा डे टू लाइफ में जो भी चीजें कर रहा है उसमें स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। कोचिंग जा रहा है तो उसको याद करने में स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, उसको जल्दी से उसका मेमोरी ठीक नहीं होगा, उसका कोई अगर एग्जाम आ रहा है तो उसमें उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्रेन के लिए कुछ कर नहीं रहा है, उसको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको वो परेशान हो जाएगा। कई सारे बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं। और ये क्लासेस माता पिता पहले दिन से इसीलिए कराते हैं क्योंकि पहले दिन से रिजल्ट आता है, और तुरंत माता पिता इस चीज को कराते हैं क्योंकि इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। सपोज मान के चलो बच्चे का एग्जाम कल है और बच्चे ने आज अगर क्लासेस की तो उसका उसका रिजल्ट जो है बच्चे को देखने को मिलेगा सिर्फ एक दिन में। बच्चा खुद आपसे बोलेगा कि मुझे याद करने में थोड़ा इजी रहा मेरे लिए, को मैं जब एग्जाम दे रहा था तो मेरे लिए रिकॉल करने में बहुत आसानी हुई, कि बच्चा खुद आपको ऐसा बोलेगा। तो माता पिता बोलेंगे हाँ 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 सही है। फिर माता पिता कुछ एक और पॉइंट निकालेंगे जिस कारण से मना कर देंगे। और बताइए और किस कारण से माता पिता मना कर सकते हैं? आप मुझे कुछ बताइए, कुछ रिजेक्शंस बताइए, सबीना मैम, अनुराधा मैम, और बताइए कुछ रिजेक्शंस, तो फिर हम इस मैसेज को और भी ज्यादा रिफाइन करेंगे। कुछ दिमाग में आ रहा है कि किस कारण से? सपोज आप एक पेरेंट्स हो, तो मैं आपको ये प्रपोजल दे रहा हूं, तो आप क्यों मुझे मना करिए कि मुझे बच्चों को क्लासेस कराना नहीं है, तो कोई वजह बताइए अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्लासेस करवाने के लिए, या आप इतना कि मैस। नहीं हाँ बोलिए। नहीं कर पाएंगे, ये बोलते हैं पेरेंट्स की बच्चे बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन है जिसके कारण बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ठीक है, अब इस कारण से आपने मैडम मना कर दिया, तो मैंने इसको डायरी में तुरंत नोट किया कि पेरेंट्स का ये सवाल है, पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि बच्चा कर नहीं पाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा है ना, परेशान हो जाता है बच्चा, ये सभी चीज़ें। ओके ठीक है। तो अगली बार जब मैं पेरेंट्स से बात करूँ तो मैं किस तरीके से बात करूँगा? मैं बोलूँगा सर नमस्कार, सर जैसा कि हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चों का मेमोरी फोकस कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए, बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाए, मोबाइल का जो एडिक्शन है वो खत्म हो जाए, बच्चे अपनी ब्रेन कैपेसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल करे, जो भी कंपटीशन है जो भी स्ट्रगल है वो बच्चों को ना करना पड़े। तो सर उसके लिए हम लोग वर्कशॉप्स लेके आए हैं। और सर ये जो वर्कशॉप है इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार वर्कशॉप है सर। इसमें पता है क्या होता है? इसमें फुल टू एंटरटेनमेंट होता है। अब बच्चों को सर क्या पसंद है? डांस करना। इस क्लासेस में हम लोग डांस कराते हैं। अब सर बच्चों को क्या पसंद है? टीवी देखना, वो एनिमेटेड वीडियोस देखना। तो यहाँ पे सर वही होता है सर, वीडियोस हम बच्चों को दिखाते हैं। और सर बच्चों को क्या पसंद है? गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, तो बच्चों को हम वो सुनाते हैं। और सर बच्चों को क्या पसंद है? आराम करना, सोना बच्चों को पसंद है। सर इस क्लासेस में आधा घंटे तो बच्चे कम से कम सोते ही हैं। तो ये क्लासेस एक ऐसी क्लासेस है कि बच्चा फुल टू एंटरटेनमेंट करता है, मतलब बच्चों को ऐसा लगता है वो कोई गेम खेल रहा है। बच्चा डांस करता है, बच्चा एक्सरसाइज करता है, बच्चा म्यूजिक सुनता है, बच्चा सोता है, सब कुछ यही करता है। मतलब बच्चों को लग रहा है कि वो एंटरटेनमेंट कर रहा है, वो कोई गेम खेल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चों के अंदर रिजल्ट आ रहा है। और सर यही हमारी क्लास की यूएसपी है। और सर मैं आपको बोल दूं, बच्चा जब हमारी क्लासेस में आएगा, आपकी जान खा लेगा बच्चा कि मुझे क्लासेस करना है। क्योंकि ये क्लासेस 2 से 2.5 घंटे है, लेकिन बच्चे हमको छोड़ते ही नहीं है सर। बच्चे बोलते हैं कि मुझे 5 घंटे करना है, 6 घंटे करना है, क्योंकि बच्चों को तो इसमें मजा आ रहा है। अब बच्चे खेलने से कभी मना तो करेंगे नहीं, है ना?
तो इस क्लासेस में क्या होता है, हर 30 मिनट्स में और 1 मिनट में एक्टिविटीज चेंज होती है, तो बच्चा कभी बोर होता ही नहीं है। तो उसका मिल गया सॉल्यूशन, और फिर से हम वही स्क्रिप्ट उनको बता देंगे। और कोई रिजेक्शन बताइए आप, और कोई रिजेक्शन बताइए कि और किस कारण से पेरेंट्स मना कर सकते हैं। सर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमें नहीं कराना मिड ब्रेन, हमें हमें थोड़ी ना मैजिक पेन बनाना है जो हम ब्लाइंड फोल्ड वाला ये सब कराएं। तो हमें हम्म ये तो यूज करना ही नहीं है, जैसा आपने कहा पहले ही कि हमें तो ये सारी चीजें यूज करनी ही नहीं है कि ब्लाइंड फोल्ड कराएंगे हम्म। या मिड ब्रेन कराएंगे। तो वो फोकस फंक्शन, हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ तो हम इस पर फोकस ही नहीं करें ना। अब मैंने एक भी बार ब्लाइंड फोल्ड की बात तो करी नहीं इसमें, है ना। अब जो लोग ब्लाइंड फोल्ड में फोकस करते हैं उनको मैं ब्लाइंड फोल्ड की बात करूंगा। अब जो ब्लाइंड फोल्ड में फोकस नहीं करते, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि बच्चे का एकेडमिकल मेंटली परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, उनके रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे, है ना, उनकी हेल्प होगी, मैं यही तो बात उन कर रहा हूँ। और इस क्लासेस में होता क्या है, एक्सरसाइज होता है, मतलब ये एक साइंस और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन है, ध्यान और विज्ञान का। नेचुरल बच्चे के अंदर रिजल्ट आता है ना। तो इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, मतलब देखो सिंपल सी बात है, और इसके लिए पता है ये एकदम से नहीं होगा, ये करते करते होगा। तो मैं इसके लिए ना आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, है ना। उस होमवर्क को चाहे तो आप अभी नोट कर लेना। वो होमवर्क क्या है कि कल आपको कल क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, और आपके इंडिया में कोई भी किसी भी प्लेस पे अगर कोई मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस करा रहा है, तो ऐसे 5 लोगों को फोन करना है, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की एकेडमी है, जो क्लासेस करा रहे हैं ना, उनका नंबर गूगल से निकालो, जस्ट डायल से निकालो, उनको फोन करो आप। ये होमवर्क नोट कर लो, कम से कम 5 लोगों को फोन करना है। ठीक है, शर्माना बिल्कुल नहीं है। और पता है, जब आप किसी को फोन करोगे ना, किसी को, तो एज ए पेरेंट्स आपको बात करना है, ठीक है। आप बोलिए कि मेरे मेरे घर में एक बच्चा है और मैंने इस तरीके से ये सुना था, मैं गूगल पे सर्च कर रही थी तो मुझे आपका नंबर मिला। तो बताइए क्या किस तरीके से मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराते हैं। तो आप जिस तरीके से उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप बात करना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट्स है, हर चीज उनसे पूछिए। और आप ये सुनने की कोशिश करिए कि वो किस तरीके से बता रहे हैं। आप चाहें तो कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वो कॉल रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं दे रहे तो दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लो लाउड स्पीकर करके, या स्क्रिप्ट अगर लिखना चाहो तो उन्होंने क्या बोला वो लिख भी सकते हो आप। ऐसे आपको 5 लोगों से बात करना है। जब आप 5 लोगों से बात करोगे ना, तो सबसे पहली बात आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि लोग किस तरीके से बताते हैं, एक्सप्लेन किस तरीके से करते हैं। ओके, उसमें आपको पॉजिटिव क्या लगा और नेगेटिव क्या लगा, ये भी आप वहां पे नोट करिए कि किसी से आप बात कर रहे हो तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत बेकार लगी, और क्या चीज़ है जिसने आपको इम्प्रेस किया, वो सभी चीज़ें नोट करिए। जब 5 लोगों से आप बात करोगे ना, लास्ट में आपके पास में ना एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट निकल के आएगी कि इन्होंने अच्छा क्या बोला, इन्होंने अच्छा क्या बोला, इन्होंने अच्छा क्या बोला, इन्होंने अच्छा क्या किया। जब आप किसी से कोई सवाल करोगे, जैसे आपने अभी पूछा कि बच्चे के पास टाइम नहीं है, बच्चा कैसे करेगा, पैसा बहुत ज्यादा है, ऐसे ऐसे जो भी सवाल एक पेरेंट्स के मन में आते हैं, आपको लगता है कि इस कारण से वो मना कर सकते हो, हर सवाल उनसे पूछिए और उनसे फिर आंसर लीजिए, उनको नोट डाउन करिए। और फिर आप खुद सोचिए कि आप सेटिस्फाई हुए हुए उनके आंसर से कि नहीं हुए। अब आपके पास 5 स्क्रिप्ट है, उनकी अच्छी बातें भी आपके पास, उनकी बुरी बातें भी आपके पास है। अब आपको इसमें से अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, उन सबसे स्ट्रॉन्ग अपनी स्क्रिप्ट तैयार करनी है जो आपकी यूएसपी होगी। तो परसों के दिन जब हम लोग मिलेंगे ना, तो वो स्क्रिप्ट मैं आपसे सुनूंगा कि बताइए, मैं एक पेरेंट्स हूँ और आप मुझे स्क्रिप्ट बताइए, है ना। जस्ट आपको क्या करना है, लोगों को कॉपी तो करना है। जो लोग बोल रहे हैं, जो वो गलतियां कर रहे हैं, वो गलती हमको नहीं करना। अच्छी अच्छी चीज उनसे कॉपी करना है हमको। अनुराधा मैम, समझ में आया आपको, है ना। ये होमवर्क है, परसों मैं आपसे स्क्रिप्ट सुनूंगा। अब आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक राइट मैसेज और यूएसपी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जब हम काम करेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि जिस कारण से आपको रिजेक्शंस मिल रहा है ना, वो नोट करिए, नोट करिए। मैं आज, पता है, मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि आज हमारा जो सर्विस है इस फील्ड के अंदर, इस सेक्टर के अंदर, वैसे इंडिया में कोई दे ही नहीं सकता। क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में इतना कुछ डाला है ना, इतना कुछ हमने इंप्लीमेंट किया ना, इतनी सारी चीजें है ना, अगर इंडिया में कोई ढूंढने के लिए भी जाएगा ना, उसको कहीं नहीं मिलेगा।
अभी मैं आपको बताऊं, कल मेरे पास एक फोन आया एक मैम का, ठीक है। अ, उन मैम ने 15 दिन पहले किसी को 50,000 रुपए दिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए। और पता है उन मिड ब्रेन एक्टिवेशन में उनको पता है क्या मिला है? उनको ना एक सीडी किसी ने दे दी, सीडी, कि इससे इस सीडी से ना बच्चों को आप क्लासेस कराओ। तो वो जब मेरे को बता रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मार्केटिंग के बारे में आपको बताया हुआ कैसे, क्योंकि आप तो नहीं हो। उन्होंने 50,000 रुपये आपसे लिए हैं। तो उनका कहना ये कि कुछ नहीं बताया, बस एक सीडी दे दिया और इस तरीके से, और आप खुद से करो। मैंने बोला तो मैम आप हमारे पास ही एडमिशन ले लेते, हम तो उतना पैसा भी नहीं लेते और सब कुछ बताते हैं, काम भी करवाते हैं आपको। तो उनने बोला कि मैंने जब एडमिशन लिया, मतलब वहां पे मैंने फीस पे किया, उसके बाद मैंने आपको वीडियो देखना शुरू किए। और उनका जब वो पहले, जो पहला उनका मतलब वो था ना, जैसे जनरली लोग को पूछते हैं कि आप कैसे कराते हो क्या कराते हो, जैसे ही मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि पुष्पेंद्र सर बात कर रहे हैं? मैंने हाँ पुष्पेंद्र बात कर रहा हूँ। कि सर मुझे आपका जो बिकम अ ब्रेन ट्रेनर है ना वो करना है। तो मैंने बोला कि मैम आप इसके बारे में जानते हैं? बोलो, उन्होंने बोला मैंने आपके सर बहुत सारे वीडियो देखे हैं। मैंने बोला तो आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में जानते हो? बोला हाँ, मैंने 15 दिन पहले किसी को पैसे दिए हैं मैंने। सोचो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, मतलब जो मतलब पैसा ले लेते हैं, कोई उनको पैसा दे भी देता है। तो एक्चुअली ये जो आज मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ, इतनी सारी चीजें हम इसके अंदर लेकर आए हैं, वो हम रिजेक्शन से लेके आए हैं। है ना, कि हमें कभी कभी किसी से रिजेक्शन मिला तो हमने प्रोग्राम में वो इंक्लूड कर लिया, फिर हमको रिजेक्शन मिला प्रोग्राम में, हमने उसको उस चीज को इंक्लूड कर लिया। अब ऐसा प्रोग्राम बना लिया को कोई मना नहीं कर सकता। ये चीज है ना, फिर भी हम हर किसी से ज्यादा लोगों को लेते नहीं है। और अभी तो सीधे इसके बाद 1,05,000 का हमारा प्रोग्राम है, उसके लिए भी लोग मना नहीं करेंगे, उसमें तो डायरेक्ट लोग हमारे पास आएंगे ही नहीं। उसकी भी बहुत जबरदस्त हमने टेक्निक स्ट्रेटजी बना के रखी है, उसी पे बस इस मंथ हमारा काम चल रहा है ना। सो ये चीज है। तो अभी समझ में आया ना आपको कैसे अपना एक राइट मैसेज बना सकते हैं? और स्क्रिप्ट मुझे बनाकर भेजिए, है ना, परसों मैं आपसे सुनूंगा। और आप अगर हेल्पलाइन नंबर पे उसको मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो भी कर दीजिएगा, तो एक बार मैं चेक भी कर लूंगा उसमें क्या करेक्ट करना है क्या नहीं। ठीक है, चलिए। इसके बाद फेज 1 में थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है हमारा राइट प्लेटफॉर्म। राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है, राइट प्लेटफॉर्म। अब देखिए राइट प्लेटफॉर्म क्या है। एक्चुअली अब हमको एक और लिस्ट तैयार करना है, ये खुद आपको सोच सोच के तैयार करना है। ठीक है, और ये तो आप नाइट में आज ही कर सकते हो, इसलिए मैं आज जल्दी क्लास को फिनिश कर दूंगा। राइट प्लेटफॉर्म का मतलब कि जब आप कहीं पे ऑफलाइन क्लासेस कराओगे, सपोज ऑफलाइन क्लासेस करा रहे हो, तो आपको पूरी लिस्ट बनानी है कि आपको बिजनेस कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंस रखना है। जैसे स्कूल से मुझे बिजनेस मिल सकता है, कोचिंग से मिल सकता है ना, डांस क्लासेस से मिल सकता है, कोई स्पोर्ट्स की क्लास है वहां से मिल सकता है, और कहाँ से मिल सकता है, बच्चों की और भी बहुत सारी एकेडमी है वहां से मिल सकता है। और कहाँ से मिल सकता है, मुझे कहाँ पे प्रेजेंस रखना है। अच्छा, मैंने अगर अपना बैनर किसी फोटोकॉपी वाले के पास में अगर लगा दिया तो वहां से भी मिलेगा। मतलब आपको ये सोचना है कि पेरेंट्स कहाँ पे जाते हैं, बच्चे कहाँ पे जाते हैं, वहां से आपको बिजनेस मिल सकता है, और उन सभी की आप लिस्ट बनाओ। योगा सेंटर से आपको बच्चे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ना वो उन सभी प्लेटफॉर्म की लिस्ट बनानी है जहां से आपको बिजनेस मिल सकता है आज बैठ के। ठीक है, एक तो ऑफलाइन की आपको लिस्ट बनानी है, और दूसरा हो गया ऑनलाइन। ठीक है, दूसरा ऑनलाइन हो गया कि ऑनलाइन में कहाँ कहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ सकता है, या कहाँ कहाँ से आपके पास लीड्स आ सकती है, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट आ सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे आपको प्रेजेंस रखनी चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको सही प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करना है कि कहाँ पे प्रेजेंस रखनी है। और ये लिस्ट खुद आपको बनानी है। जब आप खुद सोच सोच कर बनाओगे ना, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होगी और आपको चीजें समझ में भी आएगी खुद से करोगे तो ये लिस्ट आप बना लोगे ना, ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ कहाँ पे बनाइए लिस्ट, है ना, फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा आपको चीजें। तो पता है यहाँ पे ना हमारा फेज 1 खत्म हो जाता है, जब ये आप सारी चीजें कर लोगे ना, तो फेज 1 हमारा खत्म हो जाएगा कि हमको ऑडियंस का भी पता है किससे पैसे लेना है, किसको क्लासेस कराना है, किस तरीके से हमें उनको बताना है, पेरेंट्स को या किसी को भी। वो राइट मैसेज हमारा तैयार हो गया। यूएसपी हमको बनानी है जो दूसरा कोई नहीं कराता। ठीक है, वो यूएसपी आपकी अपने आप बन जाएगी। और राइट प्लेटफॉर्म के मुझे ऑफलाइन कहाँ पे प्रेजेंस रखना है या फिर ऑनलाइन कहाँ पे प्रेजेंस रखना है, तो ये हमारा काम फेज 1 में खत्म हो गया। ठीक है, जब हमारी प्रेजेंस होने लगती है तो वहां से फिर हमारे पास में लीड्स आना शुरू हो जाती है।
आप ऑफलाइन अपनी प्रेजेंस रखोगे, किसी स्कूल्स में जाओगे तो वहां से लीड्स आएंगी। ऑनलाइन आप प्रेजेंस रखोगे तो वहां से आपके पास में लीड्स आएगी। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अब फेज 2 में। ठीक है, अभी हम फेज 1 में चल रहे हैं। तो फेज 2 में जब आएंगे तो क्या क्या होगा वो समझाता हूँ। फेज 2 की हम तैयारी करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं फेज 2 में। ठीक है, तो फेज 1 में 3 चीज मैंने आपको बताई, और फेज 2 में भी 3 चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फेज 2 में अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका लीड्स, जिसको हम कांटेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो इसके अंदर है लीड्स और कांटेक्ट। तो फेज 1 में सबसे फर्स्ट है हमारा लीड्स। ठीक है, लीड्स लाइक अ सीड्स, लीड्स लाइक ए सीड्स, बीज। इसको आप नोट कर लो, और इसकी मैं कहानी आपको सुनाता हूं क्या है। पता है क्या होता है कि शुरुआत की बात करूं मैं आपको, या कभी की भी, तो हम क्या होता है, हमारे पास कोई लीड्स आई, किसी ने हमको फोन किया कि हम बच्चों को क्लासेस कराना चाहते हैं, या आपको कहीं से लीड्स मिल गई, आपने कहीं प्रेजेंटेशन दिया तो कहीं से कुछ नहीं, आपने पेड प्रमोशंस किए तो वहां से लीड्स आपके पास में आ गई। तो लोग ना लीड्स को ना वेस्ट कर देते हैं। हमने ये गलती करी है, मतलब ये हमारी आदत खराब है, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि हम लोग उतना कलेक्ट नहीं करते उतना, क्योंकि वो हमारा काम हो गया इसलिए शायद। लेकिन आपको ना शुरू से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, आपके पास हर एक लीड्स जिसने आपको कभी भी कांटेक्ट किया है, आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए। जितनी ज्यादा उनकी इंफॉर्मेशन होगी, उससे बिजनेस जनरेट होगा आने वाले टाइम में। तो किसी ने आपको कॉल किया, कहीं से आपको कोई कांटेक्ट मिला, किसी ने कुछ किया, आप प्रॉपर एक्सेल में उसको मेंटेन करके रखो, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना। लीड्स लाइक ए सीड्स में आपको बोल रहा हूं, क्योंकि पता है, कोई भी इंसान आपको कितना बड़ा बिजनेस दे सकता है ये आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, कभी नहीं सोच सकते। और पता है, मैं आपको एक और चीज बोल दूं। अब जैसे आज आप जो सोच रहे हो ना, जैसे आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग होगी कि 1 महीने बाद हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, 2 महीने बाद, या फिर ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद में कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो। लेकिन आप जो सोच रहे हो ना, वैसा नहीं होगा। अगर आप सही तरीके से काम करोगे और कंसिस्टेंसी के साथ में आप काम करोगे, तो जो आप सोच रहे हो उससे बेहतर होगा, उससे अलग होगा, डिफरेंट होगा, आप सोच ही नहीं सकते। आपके आपके पास कहाँ से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मौका आ सकता है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इसका ना मैं आपको एक पूरा एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ हमारा। मैं आपको बात करता हूँ सेकंड लॉकडाउन की, है ना। देखो, हमारे इंदौर में क्या था कि जैसे ही वो कोरोना आना शुरू होता है, कोविड, तो यहाँ पे ना जल्दी से ना क्या कहते हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं, है ना। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है यहाँ पे, गवर्नमेंट जो है ना, नगर निगम थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। तो हमारे को ज़्यादा परमिशंस नहीं होती। अब जैसे सेकंड कोरोना शुरू हुआ, उससे जस्ट 1 महीने पहले ही हमने नया सेंटर ओपन किया था, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके। और हमारे सेंटर में दो दो बच्चे थे, उनको कोविड हो गया, कोरोना के पॉजिटिव निकले वो। और हमारे यहाँ पे एक मैम थी रिसेप्शन पे, उनको भी हो गया। तो हमारी जो बिल्डिंग है ना, वो सील कर दी, नगर निगम वालों ने ना सील कर दिया कि आप ना यहाँ पे रन नहीं कर सकते। जब एक्चुअली ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, कि मतलब पूरा इंदौर बंद नहीं हुआ था, लेकिन वो उन्होंने हमारे यहाँ पे सेंटर पे निकले, तो उन्होंने बंद कर दिया। और पता है, फिर जैसे फिर कोविड हो गया, मतलब कोरोना आ गया, और इंदौर में कर्फ्यू लग गया। तो पता है, उस टाइम पे ना हम लोग, हमको ये पता नहीं था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हमको एड्स चलाना आता ही नहीं था, कि हम हमारे पास लीड्स कहाँ से आएंगी, कैसे क्या आएगा, क्योंकि उस टाइम तक हम लोग ना सब लोग ऑफलाइन हम लोग काम कर रहे थे। हमको ऑनलाइन आता ही नहीं था काम करना अच्छे से। सो फिर मेरे साथ में एक पर्सन थे, वो ना योगा सिखाते थे। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम 7 दिन का ना एक फ्री कोर्स कराते हैं हम। अब फ्री कोर्स अगर हम कराएंगे, तो हम किसको कराएंगे, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि मैं तो ऑफलाइन हम तो ऑफलाइन कहीं पे जा नहीं सकते, कैसे कराएंगे। तो हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम एक पोस्टर बनाते हैं कैनवा से, और उस पोस्टर से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फेसबुक पे ग्रुप हैं, हम हर ग्रुप में जाके ना उन पोस्टर्स को अपलोड करेंगे। तो वहां से कोई ना कोई लीड्स हमारे को मिलेगी, है ना। तो जैसे कि आप फेसबुक पे जाओगे ना, तो वहां पर कई सारे ग्रुप होते हैं, बच्चों के ग्रुप होते हैं, टीचर्स के ग्रुप होते हैं, कभी आपने अगर सर्च किया हो, तो हम ना उस ग्रुप में जाके ना
अपने कुछ मैसेज हम लोग डाल सकते हैं, कोई पोस्टर्स हम लोग वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो एक दिन, 1 या 2 दिन हमने यही किया, फेसबुक ग्रुप में हम लोग गए, वहाँ पे हमने पोस्टर्स अपलोड करना शुरू किया कि 7 डे फ्री ई सर्टिफिकेट, मतलब 7 डे फ्री कोर्स। ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर हमारे दिमाग में आया रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना फ्री सर्टिफिकेट लेने की इच्छा बहुत सारे लोगों के मन में होती है कि मेरे को कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, फ्री है ना, लोगों को दिखाने के लिए काम आता है। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम फ्री सर्टिफिकेट कोर्स निकालते हैं। तो हमने उसमें एक और चीज ऐड कर दी कि 7 डे फ्री ब्रेन एजुकेशन ई सर्टिफिकेट कोर्स, इस तरीके से एक पोस्टर हमने बनाया कैनवा से, जैसा भी हमको आता था, और हमने हर ग्रुप में जाके वो डालना शुरू कर दिया। तो वहां से हमारे पास में जो है ना, लगभग 42 के करीब हमारे पास में लीड्स आ गए। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि हम 7 डे का ही फ्री कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि कोई पैसा तो लग ही नहीं रहा, फ्री में ये कोर्स है, करने में क्या जाता है। और ऊपर से कोविड हो गया, कोरोना हो गया, लॉकडाउन लग गया है, सेकंड लॉकडाउन है, तो लोग तो घर में फ्री बैठे हैं, है ना। तो हमने बोला ठीक है। और पता है, एक चीज मैं बता दूं कि 7 दिन का हमने प्रमोशन तो कर दिया, लेकिन हमको ये पता ही नहीं था कि इन 7 दिन में हम लोग क्या कराएंगे। कोई आइडिया ही नहीं था हमको। बस हमने कमिटमेंट कर दिया और लोगों की लीड्स हमारे पास में आ गई, 42 लोगों की। तो 7 डेज में मॉर्निंग में 7 to 8 हमने क्लास लेना शुरू किया। तो जितना मुझे आता था मैंने सबको अच्छा वैल्यू दिया। और जितना मेरे साथ में जो काम करते थे, जो योगा का, उनको जितना आता है उन्होंने वो काम किया। हमने शिद्दत से 7 दिन अच्छे से उनको क्लासेस कराया। 7 दिन के बाद मैंने उनको प्रमोट किया मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मैंने कहा कि हम इस तरीके से मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन एक कोर्स कराते हैं बच्चों का। अगर आपके घर में कोई अगर बच्चे हैं, अगर आपने 7 दिन मेरे साथ कंटिन्यू किया है, और आपको अगर मेरा टीचिंग टेक्निक पसंद आया है, अगर हमने आपको कोई वैल्यू दी है फ्री में, तो हम एक कोर्स करा रहे हैं, आप अपने बच्चों को जरूर कराइए। और मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करता हूँ, बहुत जबरदस्त कोर्स है, बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बच्चे इस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड्स वगैरह सब कुछ करने लगेंगे, है ना, क्योंकि हम उस टाइम पे ब्लाइंड फोल्ड प्रमोट करते थे। सो उसमें से एकदम से तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो हमने सबके ई सर्टिफिकेट बनाए कैनवा पे और दे दिए सबको। उसी दिन मेरे पास नाइट में 1 बजे मेरे पास ना मैसेज आया कि सर, दिस साइड प्रियंका चवन और आई एम इंटरेस्टेड थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स। सो उस टाइम मैं जाग ही रहा था, तो मैंने सोचा कि अब नाइट में क्या बात करूं, मैंने बोला मैं कल बात करते हैं। तो वो जो मैसेज मेरे पास आया था वो आया था सऊदी अरबिया से। तो फिर उनसे व्हाट्सएप पे मेरा डिस्कशन हुआ, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल पे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं 7 दिन की आपकी ई लर्निंग वो सर्टिफिकेट कोर्स में थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर मुझे विश्वास नहीं है कि वो बच्चों का मिड ब्रेन होगा नहीं होगा, वो आप जो बोल रहे हो। और सर कैसे क्लासेस आप कराओगे, मैं तो इधर सऊदी अरबिया में हूँ और आप इंडिया में हो, है ना। तो मैंने कहा कि मैम आप क्लासेस कराइए बच्चों को, 7 दिन में आपको कैसा लगा। उन्होंने बोला कि सर बहुत अच्छा लगा 7 दिन में। अगर आपको विश्वास है मैम तो क्लासेस करवाइए। ओके, तो उन्होंने बोला रिजल्ट तो आएंगे ना, मैंने बोला 100% रिजल्ट आएंगे। और उस टाइम पे चूंकि लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, और एक्सपेंसेस तो लगे ही थे, तो फीस तो हमको चाहिए थी। तो मैंने बोला कि मैम आप फीस जमा करिए, और फिर हम जैसे आप फीस जमा करोगे हम नेक्स्ट डे से क्लासेस शुरू कर देंगे। और पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि उससे पहले हमने कभी ऑनलाइन क्लासेस करवाई नहीं थी मिड ब्रेन एक्टिवेशन की। कभी भी हमने क्लासेस करवाया ही नहीं था, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस करवाएंगे। बट मैंने उनको कमिट कर दिया, और उनसे 10,000 रुपीज चार्ज कर लिए पर बच्चा। यानी 2 बच्चों के 20,000 रुपये मेरे पास में आ गए। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास पैसा आया, तो फिर मैंने दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि अब मैं इनको मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस कैसे कराऊंगा। तो जैसे कि आज मैं स्क्रीन शेयर करके कोई चीज आपको बताता हूँ ना, तो वैसे ही मैंने उनको क्लासेस कराना शुरू कर दिया। लेकिन मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट था चीजों को लेकर, और इतनी शिद्दत से मैंने क्लासेस उन बच्चों को कराया कि उनके अंदर फर्स्ट डे में रिजल्ट आ गया। सेकंड डे में तो इतना जबरदस्त रिजल्ट आ गया, उनका वो वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया जो मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने बहुत तारीफ की, उनको बहुत मजा आया। राइट, तो बच्चों में अच्छा रिजल्ट आया, और बच्चों में, और उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों में कितने सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। उनकी बच्ची को स्टेज फियर था, वो स्टेज पे जाने लगी। उनका बच्चा जो है ना, वो मतलब बहुत ही ज्यादा शरारत करता था, वो थोड़ा सा शांत हुआ। और उनका जो बच्चा था वो स्पोर्ट्स में था, तो वो स्पोर्ट्स में एक अच्छे लेवल पे वो गया। तो मैडम ने बहुत सारे मुझे रिजल्ट बताए कि सर ये तो क्लासेस बहुत जबरदस्त है। तो वहां से हमको पता चला कि यार इतने अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। कुछ दिनों के बाद मैम मैम ने ये कहा कि सर ये बच्चे, मतलब मैं सऊदी अरबिया में हूँ, यहाँ पे इस तरीके की क्लासेस कोई है नहीं। तो
क्या सर मैं यहाँ पे ये क्लासेस करा सकती हूँ? मैंने बोला 100% करा सकते हो। तो फिर मैंने उनको जिस तरीके से आपको ये मैं कोर्स करा रहा हूँ, मैंने उनको वो कोर्स कराया। ठीक है, उनको मिड ब्रेन एक्टिवेशन का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करा दिया। वो कुछ दिन के बाद उनको ये पता चला कि हम लोग एक काउंसलिंग करते थे, फिंगरप्रिंट काउंसलिंग। तो उन्होंने बोला कि सर ये क्या होता है? तो मैंने बोला कि इस तरीके से कोर्सेज होते हैं, मतलब ये काउंसलिंग होता है ना, फिंगरप्रिंट्स काउंसलिंग होता है। तो उन्होंने बोला कि ये सही है। मैंने बोला 100% ठीक है। तो उन्होंने बोला कैसे होगा? मैंने बोला सबसे पहले आप अपने बच्चों को कराओ। तो हमने उनके बच्चों का फिंगरप्रिंट काउंसलिंग किया। उनको काउंसलिंग बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि सर मैं कर सकती हूँ। मैंने बोला, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो हमने उसका फ्रेंचाइजी दिया उनको। कुछ दिन के बाद उनको ये पता चला कि हम लोग मेमोरी कोर्सेज कराते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को मेमोरी कोर्स कराया, खुद किया, और हमसे फ्रेंचाइजी लिया। ठीक है। मतलब उन मैम ने हमको अभी तक कम से कम हमको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए हमको दे दिया होगा। 2.5 से 3 लाख रुपए मैम से हमको मिल गया। और उस क्लास में जो 42 स्टूडेंट थे, लास्ट में आते आते तो वो 32 के आसपास ही वो बचे। उसमें से हमने 4 लोगों को फ्रेंचाइजी दी, 2 लोगों को हमने अपना पार्टनर बनाया, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को क्लासेस करवाई बाद में जाके। तो मतलब वो 7 दिन का मैंने जो फ्री क्लासेस कराया था, पूरी शिद्दत के साथ में, इंटेंसिटी के साथ में, वहां से हमको टोटल जो बिजनेस हुआ, कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का बिजनेस हुआ। हाँ, वो 1 या 2 साल के अंदर हुआ, मतलब एकदम नहीं हुआ, धीरे धीरे करके हुआ, लेकिन हुआ बिजनेस। और हमने कम से कम लगभग 3 साल तक वहां से बिजनेस किया हमने। मतलब लगभग 2023 तक हमने वहां से बिजनेस हम लोग करते रहे। तो मतलब ये था। अब मुझे नहीं पता था कि इतना हो जाएगा, बट हमने काम किया, फ्री लीड्स पे काम करना शुरू किया, उनको वैल्यूज दी, और वहां से चीजें होती गई। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है ना? और अगर मैं आपको अपनी ऑफलाइन की स्टोरी सुनाऊंगा कि हमने ऑफलाइन किस तरीके से काम किया, तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। आज तक हमने कोई पंपलेट्स नहीं बनवाए, हमने आज तक ऑफलाइन में कभी भी कोई मार्केटिंग नहीं की, और फिर भी हमारा जबरदस्त काम हुआ। तो वो जब मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे कैसे किया, आप पूरा शॉक हो जाओगे। तो वो जब वो सेशन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, है ना? सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लीड्स लाइक ए सीड्स। कितना बड़ा वो जो बीज है, कितना बड़ा वृक्ष बन सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप समझ गए आई थिंक जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप तो वैल्यू दीजिए, लोगों से बात करिए, रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। और हो सकता है कि वो क्लासेस नहीं करेंगे तो वो किसी को रेफर कर देंगे, कहीं ना कुछ रिजल्ट आएगा ही आएगा, है ना? तो फेज 2 में सबसे पहला था लीड्स लाइक ए सीड्स। ओके। इसके बाद सेकंड स्टेप इसके अंदर आता है, वो आता है फॉलोअप। अब आता है फॉलोअप। अब देखिए, अगर आप कोई भी काम अगर कर रहे हो ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है वो आपका फॉलोअप से ही रिजल्ट आता है। ठीक है। अब देखो लीड्स में क्या हुआ कि लीड्स में आपने उनको जानकारी दे दी, सारी चीजें बता दी, आपने सब कुछ कर दिया। अब बात आती है फॉलोअप की। तो मैं आपको अब एक फॉलोअप का रेशियो बता रहा हूं, और अगर आपने वो कर लिया तो किसी भी क्लाइंट से आप 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए ले सकते हो। और उसमें आपको कोई भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो आपको 1 लाख रुपए दे के चले जाएंगे। और ये हमने खुद किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, क्या होता है कि जब हम मार्केट में काम करना शुरू करते हैं ना, तो कई बार ना, जैसे किसी ने हमको मना कर दिया कि मुझे ये क्लासेस नहीं करना, या मुझे अपने बच्चों को ये क्लासेस नहीं करवाना, या किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम लोग ना उसको ईगो पे ले लेते हैं कि यार, और कई बार ऐसे हम बोलते हैं कि यार इन्होंने मना कर दिया, मैं इनसे बात क्यों करूं? और मैंने इनको अपना प्रोग्राम बता दिया, समझा दिया, अब मैं तो इनको फॉलोअप नहीं करूंगा। अगर इनको कराना है तो ये बच्चों को लेके मेरे पास आ जाएंगे। ऐसा होता है ना कि हमने बात कर ली, प्रोग्राम बता दिया, अब आपको करना है तो आ जाओ मेरे पास, मैं तो नहीं जाऊंगा आपके पास में। ऐसी चीजें मार्केट में बहुत सारे लोग करते हैं, गलतियां करते हैं। और मैं आपको तरीका बताऊं, देखो, फॉलोअप करने का, कि आपको 5 to 12 टाइम्स, मतलब 5 से 12 बार आपको लोगों से कांटेक्ट करना है। 5 to 12 टाइम्स। अगर आपने किसी भी माता पिता से या किसी भी क्लाइंट से, आपका प्रोग्राम 1 रुपए का है, आपका प्रोग्राम 1 लाख का है, आपका प्रोग्राम 10 लाख का है, किसी भी पर्सन से आपने 5 से 12 बार अगर बात कर ली ना, तो वो आपको 100% पैसा देंगे ही देंगे। अगर किसी भी क्लाइंट से आपकी 10 या 11 बार बात हो गई ना, वो कभी नहीं देखेंगे कि आपका प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है, बस उनको ट्रस्ट हो जाएगा आपके ऊपर। राइट। तो फॉलोअप करने का सिंपल तरीका क्या है? देखो, एक तो हम डायरेक्टली उनको पिच करते हैं कि आप बच्चों का एडमिशन करा लो, है ना?
दूसरा तरीका जो मुझे समझ में आता है, जैसे मैं आपको अब बताता हूँ कि अब मुझे ये समझ में आ गया कि यार ये क्लाइंट जो है एडमिशन कराने वाले नहीं है, या फिर थोड़ा सा डिले करेंगे। तो मैं क्या करता था कि डायरेक्ट बात करने की जगह उनसे इनडायरेक्ट बात करता था। हाय सर, कैसे हैं सर। वो बच्चे को एक डेमो क्लास के लिए बच्चा आया था, तो मैंने एक उनको कुछ क्लासेस कराई थी, और मैंने उनको कहा था कि वो मतलब कुछ एक्सरसाइज मैंने कराया था, और मैंने उनको कहा था कि घर पे जाके कुछ एक्सरसाइज करना। तो बच्चा कोई एक्सरसाइज अभी घर पे कर रहा है क्या? अच्छा, वो बच्चे को ना एक पीडीएफ भी भेजा था। तो बच्चे ने बताया आपको, बच्चे को मैं त्राटक का एक मैंने वो भेजा था। अच्छा सर, अभी बच्चा प्रैक्टिस मतलब आपको क्या लग रहा है सर, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है बच्चे का? तो माता पिता के साथ डिस्कस करना शुरू किया। अच्छा ठीक है सर, मैं आपको ना एक पीडीएफ भेजता हूँ, एक मतलब त्राटक का, उसको दीवार पे लगाइएगा और बच्चे को त्राटक करने के लिए दीजिएगा सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे सर। हमने पेरेंट्स को दिया था, इतने खुश हैं सर पेरेंट्स, बच्चा इतना खुश है सर, आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। आप ये कराइए सर, मैं आपको फिर मैं 2 दिन बाद फोन करता हूँ सर आपको। फिर 2 दिन बाद मैंने फोन किया। हाय सर, कैसे हैं सर? बच्चे ने वो करना शुरू किया, त्राटक वगैरह का बच्चा कर रहा है। अच्छा अभी सर नेक्स्ट वीक से सर हमारी क्लासेस शुरू है ना सर, बच्चे को भेजिए ना सर। देखिए सर, मैं मानता हूँ सर पैसे वैसे तो होंगे नहीं, है ना। अभी सर हमारे पास एक क्लाइंट्स आए थे, उनके पास भी पैसा नहीं था। तो मैंने उनको बोला सर कराइए, और अभी उन्होंने कैसे मैनेज करके क्लासेस कराया था, बहुत खुश हैं सर। तो कराओ सर, बच्चे के बहुत बढ़िया रिजल्ट है ना। तो कैसे भी करके ना उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बात करनी है, बच्चों के रिजल्ट के बारे में बात करना है, किसी का कोई एग्जाम्पल देना है, कोई रिसर्च उनको आप बता सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से आप बात करो। अगर आप ये बात करना सीख गए ना अपने क्लाइंट से, तो वो आपको कितना भी पैसा देंगे। आज जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे जो ट्रेनी है पुराने, हमको 1 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, 1.5 लाख भी चार्ज करते हैं कंसल्टेंसी के। मैं बताऊं कि वो इतना भरोसा करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, क्योंकि मैंने आप ही की तरह उनको कभी ट्रेनिंग्स दी, और ट्रेनिंग्स देने का फिर उनको जब भी तकलीफ आई तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया कि बताइए क्या तकलीफ है। फ्री में कुछ चीज़ें उनको बताना मैंने शुरू किया। फिर उनको ज़्यादा तकलीफ जब आई तो मैंने कहा कि आप हमारे कंसल्टेंसी प्रोग्राम में आ जाइए, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो लोग ना पूछते ही नहीं है कि सर कंसल्टेंसी में क्या होगा क्या नहीं, उनको भरोसा है कि कुछ अगर इतने कम पैसों में इतनी वैल्यू अगर दी है, 30-35 हजार रुपए में, तो वो 1 साल के जब 1 साल तक कनेक्ट होंगे तो क्या वैल्यू देंगे। तो कई बार लोग हमको ऐसे ही पैसे दे देते हैं। और कई बार मैं आपको बताऊं, ऐसे हमारे क्लाइंट रहे हैं जो फोर्स करते हैं कि सर अपना प्रोग्राम लॉन्च करिए। हमारे जो 1-1 साल के जो प्रोग्राम है वो हमने खुद से लॉन्च नहीं किए, वो हमको जबरदस्ती कराए गए हैं कि सर हमें आपके साथ कनेक्ट होना है सर, फायदा तो मिल ही जाएगा, पैसे तो आ ही जाएंगे सर, हमें भरोसा है आप पे। तो एक्चुअली वो कब हुआ, जब वो उनसे अच्छा डिस्कशन हुआ, अच्छे से बात हुई, है ना, तो वो सब है। तो फॉलोअप करने का एक तरीका है सिंपल, कि कभी किसी क्लाइंट ने मना भी कर दिया ना, किसी पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया, तो आप किसी ना किसी तरीके से उनसे बात करिए। कोई पीडीएफ आप उनको भेजिए, कोई वीडियोस आप उनको भेजिए, कोई रिसर्च आप उनको भेजिए, कोई फ्री में आप उनको वैल्यू दीजिए, कोई फ्री में आप एक आध सेशन उनको करा दीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। पता है हमारे पास जो एडमिशन्स होते हैं ना, जब ये बच्चों की क्लासेस की बात करूं मिड ब्रेन की, या फिर इवन इस क्लासेस की मैं बात करूं, जैसे आप ही की क्लास में ना एक और ट्रेनी है, अभिषेक करके, जो आज आए नहीं है, उनका मैसेज मेरे पास में आया था। वो अभिषेक जो है ना, उसने आज से 6 या 7 महीने पहले कभी इस प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, और पता है उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मुझे लास्ट क्लासेस में बताया सेशन में कि वो फिर पता है वो 4 या 5 महीने कहीं पे काम करने के लिए गया, उसने वो पैसा इकट्ठा किया, तब हम उसने हमको आके वो पैसे दिए हैं। मतलब इस कोर्स को करने के लिए वो 5 महीने बाहर काम करने के लिए गया, उसने पैसे कमाए तब उसने यहाँ पे आके दिए। तो ऐसे भी लोग हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो 2 साल के बाद हमारे पास जिन्होंने एडमिशन्स लिया है, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, लेकिन अगर किसी भी क्लाइंट से आपके अच्छे से बातचीत हो रही है, सारी चीज चल रही है ना, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो वो आज नहीं तो कल आपको फीस देंगे ही देंगे। मैं पता है आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी बता देता हूँ, आप खुद ही मुझे इसका आंसर करोगे, ठीक है। तो सभी ना मैम, मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज मैडम मान के चलिए, आप मार्केट में ना कोई कपड़े लेने के लिए जा रहे हो आप मार्केट में, ठीक है। तो 2 दुकान है, एक दुकान है जिस पे आप कभी नहीं गए, वो अननोन दुकान है। और एक दुकान है जिस पे कभी पहली बार कभी आप गए हो, कभी फ्रेंड को आपने कोई कपड़े दिलवाए हैं, या किसी के साथ आप गए हो। तो आप जब आप कपड़े लेने के लिए जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? वो अननोन दुकान पे जाओगे, या जिस पे थोड़ी बहुत जान पहचान है उस पे जाओगे, किस पे जाओगे?
तो सेकंड वन पर जिस थोड़ा बहुत जानते थोड़ा हैं बहुत जान जो पाए, है नहीं। ना। तो ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। पता है क्या होता है, हम उस व्यक्ति के पास जाना पसंद करते हैं जिसको हम थोड़ा बहुत भी जानते हैं। अननोन से थोड़ा सा हम लोग घबराते हैं। तो पता है, अगर आपने किसी से अच्छे से बात की ना, किसी पेरेंट्स से, और आपने उनको बहुत शिद्दत के साथ प्रोग्राम बताया है, अगर भविष्य में वो कभी भी अपने बच्चों को क्लासेस कराएंगे ना, तो उनके मन में एक बार आपका नाम आएगा कि यार वो सवीना मैम का एक बार डेमो क्लासेस लिया था यार, उन्होंने मुझसे दो चार बार बात भी की थी यार, उन्होंने बच्चों को कुछ फ्री क्लासेस भी कराई थी बच्चों को बहुत अच्छे से। तो एक बार उनके पास उनसे बात करके देखता हूँ। तो वो फिर आपसे बात करेंगे, वो मैम वो बच्चों को क्लासेस कराना है सर, मैडम करा लें क्या क्लासेस। वो अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, वो सबसे पहले आपके पास में आएंगे। और ये हमारे साथ हर रोज होता है, हर दिन होता है, पता नहीं कितनी बार होता है। और मैं आज का आपको इंसिडेंट बताता हूँ, मैं आज का आपको इंसिडेंट बताता हूँ, और ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मतलब एकदम से मुझे याद आ गया आज मेरे पास, आप देखो, जनरली वो ऑफिस का फोन मेरे पास रहता नहीं है। आज मैं ऑफिस में जल्दी आ गया तो ऑफिस का फोन मेरे पास था, बजा तो मैंने उठा लिया ऑफिस का फोन। एक पर्सन ने बोला कि सर मैं यहाँ से हूँ, भोपाल से, भोपाल से मैं हूँ, और मेरा नाम अंकुर है सर, वो आपसे बात हुई थी लगभग एक साल पहले। तो मैंने बोला कि शायद किसी से बात हुई होगी, ऑफिस का नंबर है, तो आप बताइए क्या कंसर्न है। कि सर वो उस टाइम पे सर थोड़े से इस तरीके की चीजें हो गई थी, मेरी फैमिली में डेथ वगैरह हो गई थी। अब सर वो आपने फीस बताई थी कुछ 1 लाख कुछ इस तरीके से फीस बताई थी, तो मैं उसका अरेंजमेंट कर रहा हूँ, और सर मैं मार्च में आऊंगा आपके पास में। सर मुझे आपसे मिलना है सर, है ना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वहीं पे मैं आपको पूरा पैसा दूंगा। तो मैंने बोला पैसा किस चीज़ का दोगे, किस चीज़ का 1.5 लाख रुपए बताया था। कि सर आपके यहाँ पे किसी से तो बात हुई थी मेरी, उन्होंने मुझे 1.5 लाख फीस बताई है, तो मैं पिछले एक साल से वो अरेंज कर रहा हूँ, है ना, मेरा जॉब वॉब छूट गया तो मेरे पास था नहीं। तो मैंने बोला बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपको 20-30 हज़ार रुपये में करा देंगे, अब वहां पे क्यों नहीं गए। कि नहीं सर वो उस टाइम पे अच्छे से बात हुई थी सर। तो मैंने बोला कि मेरा तो ऐसा कोई प्रोग्राम है ही नहीं 1.5 लाख रुपए का, मैं तो फ्रेंचाइजी देता ही नहीं हूँ। सर आप फ्रेंचाइजी नहीं देते तो आप क्या कराते हो। मैंने बोला कि हम तो इस तरीके से कराते हैं, आप ट्रेनिंग लेके अपना शुरू कर सकते हो। सर जो भी आप कराते हो मुझे आप ही से करना है। मैंने ना उसको 10 बार मना किया होगा कि सर पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर लो, मार्केट में सर्च कर लो कौन क्या करा रहा है, हमको सबसे लास्ट में आप रखिए। कि नहीं सर वो मुझे करना ही सर, मैं आऊंगा सर आपके पास में। और सर मैं अगर आना चाहता हूँ सर आप मेरे को मना क्यों कर रहे हो। मैंने बोला कि सर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे पास आइए, बट मैं ये मतलब सोच रहा हूँ कि मतलब इतना इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो, है ना, और इतने अच्छे से बात भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो मतलब वो व्यक्ति इतना, उसने बोला कि सर सर मैं आपको फरवरी में फोन करता हूँ। मैंने बोला सर पहले एक बार रिसर्च डेवलपमेंट कर लो, इससे कम में कोई चीज मिल रही है तो सर आप वो कर लो पहले, क्योंकि हमारी फीस ज्यादा है। नहीं सर मैं फीस का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको फोन करूंगा। मतलब उस व्यक्ति ने मतलब इतना फोर्स कर डाला मुझे कि सर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको पैसे दूंगा, और मुझे आपकी फ्रेंचाइज चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि उससे मैंने बात की या हमारी टीम में किसने बात की, मुझे पता ही नहीं है उसका। लेकिन वो व्यक्ति जब इतनी मतलब फीस का अरेंजमेंट अगर कर रहा है, 1.5 लाख कुछ कुछ मेरे को बता रहा था, तो आप सोचो कि यार फॉलोअप का जो होता है ना, कितना जबरदस्त उसका रिजल्ट होता है फॉलोअप का। ऐसा पता है आपके साथ में भी होगा कि सामने से लोग आएंगे और आपको फीस दे देंगे। कई सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको बताऊं, जो ना हमारे पास फीस डिपॉजिट कर देते हैं, और फिर मैं सोचता हूँ यार ये फीस किसका आया है। मैं सबसे बोलता हूँ किसी का फीस आया क्या आप में से, किसी क्लाइंट का किसी, तो बोलते हैं हमारे पास तो कोई अपडेट ही नहीं है। फिर हमारे पास एक दिन के बाद वो स्क्रीनशॉट आता है कि सर वो मेरे पास टाइम नहीं था स्क्रीनशॉट भेजने का, वो मैंने आपको फीस डिपॉजिट कर दी। ऐसा भी होता है। तो पता है ये इंपॉर्टेंस होता है फॉलोअप का। रिलेशन अच्छा रखिए, बातचीत करते रहिए, वैल्यू दीजिए। देखो कभी ऐसा होगा कि आपको बुरा लगेगा, को आपकी कोई बात नहीं मानेगा, कोई आपको फेक कमिटमेंट कर देगा, मे बी आपका फोन पिक ना करे, ये सब चलेगा। और ये मान के चलो कि यार आप जब काम करने की शुरुआत कर रहे हो ना, तो आप ये सोच लो कि ये होगा ही होगा, है ना। किसी पे आपको गुस्सा आएगा, किसी और को आपके ऊपर गुस्सा आएगा, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आएगा, ये सब चलता रहेगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन हमेशा माइंड में ये रखो कि आपको एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक काम कर रहे हो, है ना, और वो कस्टमर से चलता है, क्लाइंट से चलता है। तो मार्केट में अगर हम हर चीज का बुरा मानने लगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। तो जब भी गुस्सा है पानी पी लो, चाय कॉफी पी लो, थोड़ा वॉक करके आ जाओ। लेकिन हाँ, बिजनेस उनसे बोलो सर ठीक है कोई बात नहीं, हम कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, एक महीने बाद अप्रोच करेंगे, है ना। मैं आपको पता है एक और एग्जांपल देता हूँ, आप ना हंसोगे।
है ना। पता है बहुत सारे लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि सर आप ना बहुत अपनी पर्सनल बातें लोगों को बता देते हो, बहुत सारी चीजें। जब मैं आपको बताऊंगा कि हमने ऑफलाइन कैसे काम किया, तो मतलब आप ना हंसोगे कि कैसे कैसे मैंने कैसे कैसे दिमाग लगाया, कैसे कैसे ट्रिक्स का मैंने यूज किया। पर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, आप कोई भी मेरे पास आया, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। क्योंकि अगर आज मैं कोई चीज़ छुपाऊंगा ना, तो कल आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे। तो मेरा काम तो ये है कि 100% मुझे आपको चीज़ें देना है। तो मैं एक बता देता हूँ चीज़ें आपको। एक पर्सन थे, एक मैम थी। सो मैंने उनको अप्रोच किया था इसी प्रोग्राम के लिए, है ना। तभी हमारा प्रोग्राम पहले जो हुआ था वो लगभग 2 साल पहले हम इसको 24,000 रुपीज का कराते, 24-25 का ऐसा कुछ कराते थे हम लोग इस प्रोग्राम को, 25,500 का। तो मैंने उनको अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हम फीस डिपॉजिट कर देंगे। उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। मतलब उन्होंने मुझसे 2 से 2.5 महीने वो मुझको प्रॉमिस करते रहे कि मैं आज फीस डिपॉजिट करूंगी, मैं कल फीस डिपॉजिट करूंगी, मैं ये वो करूंगी। और उन्होंने फीस डिपॉजिट ही नहीं की। मतलब वो फिर फोन उठाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने 1 महीने बाद फिर मुझे फोन किया कि सर वो मैंने आपको उस टाइम पे फोन नहीं उठाया, तो मुझे सर करना है। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रोमिस किए, है ना। और हर बार उन्होंने प्रॉमिस को तोड़ा तोड़ा, मतलब 1-1.5 साल तक यही चलता रहा सब कुछ, कि वो मुझे प्रॉमिस कर रही हैं, फिर बोल दें कि आप मुझे मतलब मैंने उनको 4 से 5 बार तो अपना अकाउंट नंबर दे दिया, मैंने उनको सारी डिटेल्स दे दी पेमेंट करने का। और कभी पेमेंट ही नहीं हो, फिर फोन उठाना बंद। आप सोचो कि मुझे कितना गुस्सा आया, मतलब कभी कभी बहुत गुस्सा आता सब कुछ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी शादी थी, और शादी के टाइम में मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, ठीक है। और कब आपको पता है कि खर्चे कितने सारे होते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। अब एक मोमेंट ऐसा ऐसा आया कि मेरे पास कुछ पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे कुछ शॉपिंग के लिए। तो मैंने फिर मैम को फोन लगाया, ठीक है, मैम को फोन लगाया। उनने फोन पिक नहीं किया। फिर चलते चलते, और मैं घर से शॉपिंग करने के लिए निकल आया कि अब मैं जाऊंगा तो शॉपिंग करके ही लग जाऊंगा, ये पैसे मुझे कहीं से भी अरेंज करना है, कैसे भी करके अरेंज करना है, इतना जो शॉर्ट पड़ रहा है मेरे पास में। सो 2 फोन 3 फोन 4 फोन इस तरीके से किया, नहीं उठाया कुछ नहीं। उसके बाद फिर मैं गया और मैंने बिल्कुल जाके मैंने गोलगप्पे खाना शुरू कर दिए, और मैं थोड़ा देर बैठा शांत। और फिर मैंने इमोशनल मैसेज करना शुरू किया मैम को। मैंने बोला कि मैम देखिए, मैं आपको कब से आपसे मतलब आप करना चाह रहे हैं इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, है ना, इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं, है ना। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको नहीं करना तो आप मना कर दीजिए मैम, आपने मुझे इतनी बार प्रॉमिस किया। मतलब जो भी मुझे उस टाइम पे लगा, मैंने इमोशंस में आके उनको काफी सारे मैसेज किए, कॉल किए। तो उनका फिर कॉल आया। तो फिर मैंने उनको बातें की और मैंने उनको बोला कि मैम देखिए ऐसा नहीं होता मैम, है ना। अब हम भी तो आप पे भरोसा कर रहे हैं, मतलब मुझे कैसे भी करके उनसे पैसे लेना था जो भी था। फिर उन्होंने कहीं से कैसे भी करके क्रेडिट कार्ड से उन्होंने मुझे फाइनली 1 घंटे के अंदर पेमेंट किया, जो 1.5 साल से मेरा पेमेंट नहीं आया था। पेमेंट मेरे पास आया, मेरी शॉपिंग हो गई मेरी, है ना, जो मतलब शॉर्ट पड़ रहा था। सो ऐसा भी होता है, आप समझ रहे हो ना। तो ये कब होता है, जब आपके पास ऑलरेडी पहले से लोग हैं, फॉलोअप में चल रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो कई बार आपको कहीं पर काम अगर फंस रहे हैं, अटक रहे हैं ना, तो पूरे हो जाते हैं कहीं ना कहीं से। ये इस बिजनेस की, कोचिंग बिजनेस की खासियत है, और एक्चुअली हर बिजनेस की खासियत है ये। तो ये रिजल्ट होता है, मतलब मेरे दिमाग में एकदम से आ गया। आज से पहले मैंने ये इतने सालों में किसी को बताया नहीं है, पर आज मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया, है ना। सो फॉलोअप का ये होता है रिजल्ट, है ना। सो फेज 2 में ये आपका हो गया पहला, लीड्स लाइक ए सीड्स, उसका एग्जांपल मैंने दिया, और फॉलोअप का मैंने आपको रिजल्ट वो एग्जांपल दिया, ठीक है। इसके बाद में आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन या सेल्स, कुछ भी आप मान लो इसको। चलो मैं इसको सिंपल सेल्स ही कर देता हूँ, है ना, सेल्स कन्वर्जन कुछ मान लो। ठीक है, अब देखो सेल्स का मैं एक नियम आपको बताता हूँ। मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ, जो एक हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मान के चलिए कि आप ये बच्चों की क्लासेस करा रहे हो, बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन, और कोई पेरेंट्स को आपने फीस बताया 1,000 रुपये। किसी पेरेंट्स ने आपसे कहा कि सर प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, इसकी फीस क्या है। तो आपने कहा कि 1,000 रुपये इसका फीस है, 1,000 रुपीज। तो पता है पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे, कि सर 1,000 रुपीज तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करिए ना। ठीक है। अब किसी पेरेंट्स को आपने बोला कि इसका फीस ना 2,000 रुपये है, तो वो क्या बोलेंगे कि 2,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करिए ना। फिर कभी आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिया, उन पेरेंट्स को आपने बोला कि इसका फीस 5,000 रुपये है, तो वो क्या बोलेंगे, 5,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है,
आप थोड़ा कम करिए ना। आप किसी पेरेंट से फिर मिलेंगे और फिर आप उनको बोलेंगे कि इसका फीस ना 10,000 रुपीज है, तो वो आपको क्या बोलेंगे? 10,000 रुपीज तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करिए ना। आप पेरेंट्स को कुछ भी फीस बताओगे उनको हमेशा ज्यादा लगने वाला है। आप 500 रुपये बता के देखिए, 500 रुपये में वो आपसे डिस्काउंट मांगेगी। आप 15,000 रुपीज आप उनको बोलेंगे ना, तो उसमें से ये आपको डिस्काउंट मानेंगे। तो पता है, ये आपको सोचना है कि मुझे 500 रुपये में से डिस्काउंट देना है या 15,000 में से डिस्काउंट देना है, ये आपको चूज करना है। क्योंकि डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा आपको। और कोई भी फीस आप बताओगे उनको ज्यादा लगेगा, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में उतना माइंडसेट डेवलप हुआ नहीं है। एक्चुअली हम सब मिडिल क्लास के, और हमको पता है कि किस तरीके से बार्गेनिंग करनी करी जाती है, हमें ये सिखाया गया है हमेशा। तो वो सब चीज चलती रहती है, तो ये हमेशा सोचना है कि आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ सेल्स का। 3 स्टेप फॉर्मूला। आपको हमेशा कोई भी आपका प्रोग्राम हो, कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, आपको हमेशा इसका इसका यूज करना है। सो इससे क्या होगा कि आपकी सेल्स बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है। तो 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है कि देखिए, अगर आप कोई भी एक चीज, अगर कोई भी एक फीस अगर आप बताओगे तो उनको ज्यादा लगने वाली है। आप कोई भी फीस बताओ तो वो हमेशा उनको ज्यादा लगेगी। तो आपको एक फीस कभी उनको बताना नहीं है। आप हमेशा उनको 3 फीस बताओगे। ठीक है, ये 3 स्टेप फॉर्मूला नोट कर लो। फिर मैं बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है। 3 फीस कैसे बतानी है समझाता हूं आपको। आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस करा रहे हो, ठीक है। एक फीस आपको बतानी है जो कि आपकी डिजायर फीस है, जो आप चाहते हो कि इतना फीस तो होना चाहिए। सपोज मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन करा रहा हूँ, पहले सुन लीजिए फिर नोट करिएगा आप, है ना। सो मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन करा रहा हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि यार इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये तो होना चाहिए। ये मैं सोच रहा हूँ। तो मैं क्लाइंट्स को क्या बताऊंगा कि इस कोर्स की जो एक्चुअल फीस है वो कितनी है? 15,000 रुपये। पहली फीस मेरे सामने आ गई। सेकंड फीस, जो कि एक्चुअल में मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिलना चाहिए, है ना, कि चलो 15,000 रुपये सर इसकी फीस है। बट अगर आप एडमिशन्स लेते हैं तो मैं सर आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा और इसको 10,000 रुपीज में करा दूंगा। मतलब 10,000 रुपीज मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, उतना मुझे लेना चाहिए। सेकंड फीस 10,000 हो गई। थर्ड फीस होती है कि जो एनी हाउ कैसे भी आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब उसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो होता है ना, को वो मतलब वो ब्रेकिंग पॉइंट रहता है वो, कि इतना तो हमको अब करना ही करना है ना, उससे नीचे तो हम कर ही नहीं सकते। तो वो, कि सपोज फिर आप थर्ड फीस कैसे निकालोगे कि यार मैं क्लासेस करा रहा हूँ, इतना मैं समय दे रहा हूँ सब कुछ यार, तो अगर मैं 6,500 रुपये से कम करूंगा तो मेरा नुकसान है, तो मैं खुद ही मोटिवेट नहीं होऊंगा। तो 6,500 रुपये, है ना। तो 3 फीस आपके सामने निकल गई। एक 15,000 रुपये आपकी डिजायर फीस, एक जो एक्चुअल में आपको लगता है होना चाहिए, जो मतलब आप डिजर्व करते हो 10,000 रुपीज, और एक के 6,500 रुपये अगर मिल जाएगा तो ठीक है। सर्वाइवल मोड पे आप चलेंगे कि चीजें मैनेज हो जाएंगी, है ना, ब्रेन एंड बटर चीजें चलती रहेंगी। राइट। तो 3 फीस आपके सामने आ गई। राइट। एक इसमें फॉर्मूला है 48 आवर्स का। एक इसमें ये ऐड कर लीजिए, 48 आवर्स। ठीक है। तो आप किसी भी पेरेंट्स को किसी भी कोर्स के लिए, आपका कोई भी फ्यूचर में कोई प्रोग्राम होता है, कुछ भी आप करते हो, तो आपको कोशिश ये करना है कि क्लाइंट से कोई ना कोई एक फीस, चाहे वो टोकन अमाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको 48 आवर्स में लेना ही लेना है, कैसे भी करके। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो फिर क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिले करने वाले हैं। राइट। और उसमें आपका बहुत मेहनत लगेगा, वो फीस कब आएगा कितना आएगा कुछ कह नहीं सकते। राइट। तो 3 स्टेप फॉर्मूला अब कैसे मैं बताऊंगा, समझाता हूँ। मेरे पास पेरेंट्स आएगा तो मैंने उनको सब कुछ समझाया। और मैंने उनको कहा कि सर एक्चुअली इसका जो फीस है वो 15,000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं, है ना। बट सर अगर आप 48 आवर्स में अगर एडमिशन ले लेते हैं तो मैं आपको 10,000 रुपीज में करवा दूंगा, अगर आप 48 आवर्स में एडमिशन लेते हैं तो। और सर अगर आप कैपेबल हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर आप कैपेबल हैं और आप वन टाइम अगर फीस दे सकते हैं तो सर ये आपको 6,500 रुपये में मैं दे सकता हूं, लेकिन वन टाइम फीस अगर देते हैं तो। या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि सर 15,000 रुपये इसका फीस है ना, 15,000 में आप जब चाहें तब एडमिशन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप 2 दिन बाद आना चाहते हैं, 1 महीने बाद, कभी भी आके आप एडमिशन लीजिए, सर 15,000 रुपीज फीस है। लेकिन अगर आप डिसीजन जल्दी से लेते हैं
है ना, जल्दी से डिसीजन लेते हैं, और आप एक अमाउंट आप 48 आवर्स में मुझे जमा कराते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मतलब 10,000 रुपीज, अगर 48 आवर्स में कोई अमाउंट जमा कराते हैं। अगर 48 आवर्स में कोई फीस नहीं आया तो फिर आपको 15,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। अब इसमें जैसे ही उनका टोकन अमाउंट आ गया, कुछ आ गया, तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप पूरी फीस जमा कराते हैं, तो आप वन टाइम इतनी फीस जमा करा दो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब अगर आप 6,500 रुपये देते हैं तो आपका आपको ये 3,500 4,000 का बेनिफिट मिल जाएगा आपको। या आप उनको वन टाइम का बोल सकते हैं जब उनका टोकन अमाउंट आता है तब, या फिर वो टोकन अमाउंट करने वाले हैं तब, या फिर वो डिस्काउंट का अगर बोलते हैं तो वन टाइम आप फिर उनको ये बोल सकते हैं। तो हमेशा 3 ऑप्शन उनको देना है, क्योंकि देखो अगर आप 3 ऑप्शन उनको नहीं देंगे ना फीस का, तो वो तो अपनी तरफ से डिस्काउंट आपसे मांगने ही वाले हैं। आप कोई भी फीस बताओगे तो आप उनको ऑप्शन दे दो ना कि फीस 15,000 है, आप 15,000 में आ जाइए, कोई इशू नहीं है, आपका मन हो तब एडमिशन लीजिए। अगर फीस आपको कम चाहिए तो फिर 48 आवर्स में आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, या फिर कोई टोकन अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। और अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो वन टाइम के लिए ये डिस्काउंट है, आप वन टाइम में ये फीस आप जमा कराओ। और कोशिश ये करना कि 48 आवर्स में कोई ना कोई पेमेंट आप ले लो। टोकन अमाउंट अगर कोई 3,000 नहीं दे सकता है, 2,000 ले लो, 1,000 ले लो। ये लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आप कोई टोकन अमाउंट नहीं लेंगे ना उनसे, अगर आप उनको फ्री हैंड छोड़ देंगे, तो वो ना बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे कि यहाँ भी बात करेंगे, वहां भी बात करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन एक बार अगर उन्होंने टोकन अमाउंट अगर आपको दे दिया ना, तो बुक हो गया। फिर वो कहीं पे ट्राई नहीं करेंगे, फिर वो उनका फोकस यही रहेगा कि मैं इतनी फीस और अरेंज करके कैसे अपने बच्चे को क्लासेस में शुरू कराऊं, है ना। तो इसलिए जब शादियां होती है ना, तो शादी क्या होती है, एकदम से शादी नहीं होती। शादी से पहले क्या होता है, वो रोका होता है, एंगेजमेंट होता है, कुछ इस तरीके से करते हैं ना फॉर्मेलिटीज। शादी से एक एक दो दो साल पहले इस तरीके की चीजें क्यों की जाती हैं, कि अगर कोई भी फॉर्मेलिटीज अगर नहीं होगी, वो रोका नहीं होगा, वो या वो रिंग सेरेमनी नहीं होगा, तो क्या होगा कि शादी टूट भी सकती है, लड़की किसी और लड़के को पसंद कर सकती है, उससे शादी कर सकती है, लड़का कहीं और जा सकता है। तो एक्चुअली ये पहले से चला आ रहा है, सबको पता है कि भाई शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। कोई अगर पसंद आ गया, कुछ भी आ गया, तो पहले से बुक कर लो। शादी चाहे 2 साल बाद करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो आप एडमिशन कभी भी लो, आप फीस कभी भी जमा करो, मैं आपको ये फैसिलिटीज दे दूंगा, लेकिन टोकन अमाउंट आपको आज जमा करना पड़ेगा, या 48 आवर्स में जमा करना ही पड़ेगा। तो ये स्टेप्स आपको ना सेल्स में फॉलो करना है, तो ही आप सफल हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। नहीं तो क्या होगा, वो ट्रैप में फंस जाओगे, पेरेंट्स कुछ भी बोलेंगे, है ना। और पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना, या कोई भी पर्सन हो, वो ना हमेशा डिस्काउंट परचेस करते हैं। आप उनको कोई फैसिलिटीज दे रहे हो, वो परचेस करते हैं। जैसे आपने खुद ये महसूस किया होगा कि जब आप कहीं पे कोई, जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई सेल चलता है, अमेजोन पे चलता है, कोई मॉल में कहीं चलता है, तो कई बार आप उसी का वेट कर रहे होते हैं, कोई डिस्काउंट चले, कोई सेल चले, मिडनाइट वो सेल चले, तब मैं वो परचेस करूंगी। या कोई सेल चल रहा है कहीं पे क्लॉथ का, तो मैं जाके कपड़े खरीदूंगी। और कई बार सेल्स के चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में हम ऐसी चीज परचेस कर लेते हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, वो घर में पड़ी होंगी आपके। इसका मतलब क्या, कि लोग डिस्काउंट परचेस करते हैं, सेल्स परचेस करते हैं। आपका प्रोग्राम कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा आपका प्रोग्राम हो, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में उसको सेल कर रहे हो ना उस प्रोग्राम को, तो उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। तो सेल्स मतलब हम हमें लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से चलना है। ओके। तो फेज 2 में ये 3 चीज थी जो मैंने आपको बताई। लीड्स लाइक ए सीड्स, फॉलोअप। फॉलोअप का मैंने तरीका होता है, 5 to 12 टाइम्स आपको फॉलोअप करना है, किसी न किसी तरीके से बातचीत करना है। पैसे आते ही आते हैं कभी ना कभी आपके पास में, ठीक है। और सेल्स में 3 स्टेप फॉर्मूला, एक डिजायर फीस, एक जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो, कितना मिल जाए मुझे, है ना। और एक कि इतना तो मिलना ही चाहिए, है ना। 3 फिक्स आपको करना है, और 48 आवर्स का फॉर्मूला को तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, ये फेज 2 समझ में आया आपको, ये 3 चीज समझ में आई आपको फेज 2 में। आगे बढ़े, ठीक है। जब पता है आप ये सब कुछ कर लोगे ना, अभी ये सब हो चुका है, मेरे साथ में सब कुछ हो गया। कैसे, कि देखो आपकी लीड्स हमारे पास में आई, ठीक है। आपने मतलब हमने आपको प्रेजेंटेशंस दिया, उसके बाद हमने आपका फॉलोअप भी किया, और फॉलोअप करने के बाद हमने आपकी सेल्स भी कर ली, ठीक है। यहां तक मैं ये सारी चीज आपके साथ क्लोज कर चुका हूं। इसके बाद आता है फेज 3। अब ये है
सबसे इंपॉर्टेंट। और फेज 3 पे अगर आपने काम कर लिया तो आपका बिजनेस चल जाएगा, और इस पे काम नहीं किया तो आप हमेशा सर्वाइवल मोड पे ही रहोगे, कभी आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। हमारे यहाँ पे एक जो जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, एक्चुअली उनके कारण हमको पूरा बिजनेस मिला। पता है, वो बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो बहुत ग्रीडी हैं। उन्होंने बच्चों से 15,000 रुपये ली, लेकिन क्लासेस नहीं कराई। उन्होंने किसी स्कूल में जाके प्रेजेंटेशन दिया, बट वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी। तो लोग जब उनसे नाराज हुए तो वो हमारे पास चल कर आए, क्योंकि हमने ना फेज 3 को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा था। फेज 3 में सबसे पहली चीज आती है वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस सबसे पहली चीज, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। लोग क्या करते हैं, एडमिशन लेने का छोड़ देते हैं, एडमिशन लेने का ध्यान ही नहीं देते। आज कई सारे लोग यही सोचते हैं कि कैसे भी हमारे पास एडमिशन आ जाए, बस उसके बाद किसी दूसरे हम नेक्स्ट क्लाइंट को हम लोग देखेंगे, है ना, किसी दूसरे से फीस लेंगे, इनसे तो फीस आएगी, ये कहाँ जाने वाले हैं, राइट। तो ये ना वो गलती करते हैं, एक्चुअली उनका जो विजन होता है ना, बहुत शॉर्ट टर्म में विजन होता है। मैं बोलता हूँ आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए, और आपको कोशिश ये करना है कि जो आपने क्लाइंट को कमिटमेंट किया है, आप उससे ज्यादा उनको वैल्यू दो। उनका एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। आप उनको बोलो कम और उनको करके ज्यादा दो। जैसे कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ, चीजें है ना, रिवील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो आपको एकदम से शॉक लगे कि ये क्या हो गया, कि आपका काम एकदम से ग्रो कर जाए, है ना। आपको एक मैं कोई ऐसा फॉर्मूला दे दूं तो वो आपका एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपने क्लाइंट को ये वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देना अगर शुरू कर दिया ना, तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपको बिजनेस देते रहेंगे। तो ये वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हमेशा आपको देना है उनको, ठीक है। इसके साथ में एक और चीज होती है, वो होती है लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू। देखो, आपका कोई भी कोर्स है, ठीक है, आप बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन करा रहे हो, अडल्ट को करा रहे हो, आप ना कुछ ऐसा करिए कि वो हमेशा आपको याद रखें, है ना। आप उनको कोई लाइफ टाइम फ्री कॉल का बोल सकते हो कि कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम होता है। जूम सेशन का कोई सपोर्ट आप उनको बोल दीजिए। आप कोई सेशन, कोई रिकॉर्डेड अपना सेशन उनको दे दीजिए। मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा करिए जिससे कि उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आए, जो हमेशा उनको लाइफ टाइम काम आए, हमेशा। वो आपका सपोर्ट हो सकता है, वो आपका कोई प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको देना ही देना है। जैसे सपोज आपने बच्चों को क्लासेस कराया, बच्चों को क्लासेस होने का जनरली क्या होता है बाकी जगह, कि वो बच्चों को क्लासेस कराते हैं और क्लासेस करने का छोड़ देते हैं कि चलो क्लासेस फिनिश, अब दूसरे बच्चों को क्लासेस कराएंगे, है ना। जनरली बच्चे क्लासेस खत्म करके जाते हैं तो उनसे कॉन्टेक्ट खत्म ही हो जाता है, फिर वो कभी मिलते हैं हमको 2 3 4 साल के बाद में, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी बच्चा आता है, पहले तो उनको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दीजिए। मैं ये बोलता हूँ, जब हम लोग क्लासेस कराते थे तो हमारी क्लासेस की यूएसपी यही थी, और जैसे कि मैंने कहा कि हमने कोई मार्केटिंग कभी नहीं की, कि हम बच्चों को, माता पिता को इतना बोलते थे और इतना देते थे। जैसे हमने बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस हम लोग करा रहे हैं ना, माता पिता को ऐसा लग रहा है कि क्लासेस चलो फिनिश हो गई। हम बोलते हैं सर क्लासेस फिनिश नहीं हुई, अभी तो हमारी तरफ से बच्चों को 2 मेमोरी प्रोग्राम के सेशन हमको कराने हैं, बच्चों को भी मेडिटेशन सेशन कराना है, बच्चों को भी ये कराना है। तो मतलब हम 4 5 क्लासेस बच्चों को एक्स्ट्रा हम देते ही देते थे। कभी कोई जूम पे हमने कोई सेशन ले लिया बच्चों का, कि सर आज जूम पे सर आप भी आइएगा, हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं सर। तो हमने कभी उनको डाइट के बारे में बता दिया, कभी न्यूट्रिशन के बारे में हमने बता दिया, है ना। तो और उनको हमने प्रॉमिस किया कि सर क्लासेस फिनिश तो हो गई हैं आपकी, लेकिन हमेशा हम आपके कनेक्ट में रहेंगे, कांटेक्ट में। आप कभी भी हमको रीच कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना। जैसे आज भी हमारे पास फोन आते हैं, पुराने जो लोग हैं जो 4 5 साल पहले कभी किसी ने क्लासेस की होंगी, तो कभी किसी चीज के लिए फोन आते हैं, या फिर उनको कभी किसी को क्लासेस कराना है, तो जैसे अभी हम कराते नहीं तो हमको मना करना पड़ता है, हम किसी और का रेफरेंस दे देते हैं उनको। तो हमारे पास आते हैं कि सर वो क्लासेस हैं क्या सर, वो इनको कराना था, उनको कराना था, ठीक है। तो ये आपको देना है, आप मतलब जो भी उनको बोल रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, जो भी फीस आपसे ले, आप उनसे ले रहे हो, आप उनका एक्स्ट्रा दीजिए सर, है ना। एक्स्ट्रा अगर देंगे ना, तो आपके पास बिजनेस ना कहीं से चलकर, सामने से चलकर आएगा। आपके पास अपने आप बिजनेस के ना कई सारे रास्ते खुल जाएंगे, और अगर आप ये सब करोगे ना,
तो इसमें लास्ट जो आता है ना, वो आता है आपका रेफरल साइकिल। रेफरल साइकिल, ठीक है। रेफरल साइकिल मतलब कि आप पेरेंट्स को बोलिए कि देखो सर, आपको क्लासेस अच्छी लगी, बच्चों में बढ़िया रिजल्ट आया है, तो सर मुझे कम से कम आपसे 10 रेफरेंसेस चाहिए, है ना। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं। अगर आपको आपके बच्चे के अंदर डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट नजर आया, तो देखो हम उनको अगर एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हैं, उनको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो वो जनरल सी बात है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होगा, और वो रेफर करेंगे हमको कहीं ना कहीं। तो आप पेरेंट्स को पहले ही बोल दीजिए, सर देखो रिजल्ट अच्छा आता है, सारी चीज़ अच्छी लगती है, सर हमें कम से कम आपसे 10 रेफरेंसेस चाहिए। हम तो ना पूरा फॉर्म रखते थे, एक रेफरेंस का पूरा फॉर्म रखते थे कि सर इसमें ना अगर आपको बच्चे के अंदर रिजल्ट आ जाए तो ये फॉर्म हमको फिल करके दे देना। तो रेफरेंस के थ्रू जब चीजें होती है ना तो बढ़िया रहता है। कभी हम जूम मीटिंग करते थे तो हम उनको बोलते थे कि सर जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी हैं फ्रेंड्स, सबको लेके आइए। तो हमने बच्चों को कुछ मेडिटेशन करा दिया, कुछ एक्स्ट्रा दो चार चीजें सिखा दी, और फिर हमने उनको बोल दिया कि अभी देखो हमने इनके बच्चों को क्लासेस कराई हो, ये आप इन सबको जानते हो, आप पूछ सकते हो। तो आपके बच्चों के लिए भी हम डिस्काउंट में ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस करा रहे हैं, है ना। तो अगर आप रेफरल साइकिल में अगर चले गए ना, तो एक्चुअली आपका बिजनेस ना बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग और मल्टीप्लिकेशन में चलता रहेगा। आपको कभी कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ होगा। पता है, फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन में आपको अगर बोलूं कि जैसे कि हमारा जितना भी काम हुआ है, जितना भी हमारा बिजनेस हुआ है, तो हमने सेंटर ओपन किए, वो तो बंद ही हो गए, ठीक है। हमारा जो सबसे ज्यादा काम हुआ है वो पेरेंट्स की वजह से हुआ है। हमको लॉकडाउन के टाइम पे पेरेंट्स ने अपने फ्लैट की चाबी हमको दे दी कि सर हमारे फ्लैट्स खाली है, अब हमारे फ्लैट्स पे क्लासेस कराइए। और सर अगर आप क्लासेस करा रहे हो तो एक या दो बच्चों को क्यों करा रहे हैं, हमारे बच्चों को क्यों करा रहे हो, सर हमारे फ्रेंड्स हैं ना, इस सोसाइटी में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो 2 साल तक इन ये जो पेरेंट्स हैं, इन्होंने ही मेरा बिजनेस करवाया। कभी कोई बच्चे को लेके आ गया, किसी ने कोई रेफर कर दिया, कोई कोचिंग सेंटर या कोई स्कूल कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। लोगों ने अपने घर हमको दे दिए कि सर हमारे ऊपर पूरा टेरेस खाली पड़ा हुआ है, सर आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सर आप आइए वहां पे, और कॉलोनी में और भी बच्चे हैं, मैं उनको भी बुला दूंगी। तो इस तरीके से हमारा काम हुआ। आप सोचो कि अगर मैं खुद से काम करने के लिए अगर जाता मैं, तो शायद मैं आज कंटिन्यू नहीं कर पाता इस काम को। क्योंकि 2 साल जो ये कोरोना या लॉकडाउन जब चला ना, तो हम पूरी तरीके से टूट चुके थे। मतलब इतना फंड्स नहीं था कि हम लोग कोई सेंटर ओपन कर ले, जैसे तैसे करके हमने सेंटर ओपन भी किया, तो वो भी सीज हो गया, मतलब सेकंड लॉकडाउन के टाइम पे, है ना। सो ये पूरा जो बिजनेस हुआ है, ये हमारा पेरेंट्स की वजह से हुआ है। उन्होंने हमारा बिजनेस करवाया। वो सामने से हमको तो पता ही नहीं है कोई, जैसे हम क्लासेस करा रहे हैं तो वो कोई अपनी फ्रेंड्स को लेके आ गया, उनके बच्चों को लेके आ गया। तो ये तब होता है जब आप उनके बारे में सोचते हो, उनको एक अच्छी वैल्यू देते हो, उनके बच्चों को एक अच्छी वैल्यू देते हो, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं से आपको बिजनेस ला कर देते हैं। हमारे साथ यही हुआ है, रेफरल साइकिल पे काम चला है पूरा हमारा। सो ये थर्ड पॉइंट जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम वैल्यू और रेफरल साइकिल, ये बहुत जबरदस्त है ना। मैं अगर बता दूं आपको, फिर से रिवीजन कर दूं कि 3 फेज की मैंने बात की है। फेज 1 में हमारे पास हमको सबसे पहले राइट ऑडियंस का सिलेक्शन करना है। ओके, कैसे कि जिसको हम क्लासेस कराने वाले हैं और जिससे हम फीस लेने वाले हैं, वो दोनों हमारी राइट ऑडियंस हैं। उनका एज ग्रुप क्या है, ये पूरा हमको पूरी डायरी में नोट करना है, जिससे कि हम क्लियर रहें। सेकंड, राइट मैसेज। तो इसके लिए जो लोग करवा रहे हैं उनसे बेहतर हमको मैसेज बनाना है, और हमको जो भी रिजेक्शंस मिल रही है उसके हिसाब से हमको अपने जो स्क्रिप्ट है, जो हमारा मैसेज है, उसको हमें अपडेट करते चलना है। राइट। तो आपका बहुत बढ़िया एक यूएसपी मैसेज आपका बन के तैयार हो जाएगा, और हर दिन वो चेंज होता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपने किसी से 10 मिनट भी बात कर ली ना, तो वो आपके पास एडमिशन ले लेंगे। तो वो हमको करना है। उसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, 5 लोगों को कल फोन करो, 5 इंस्टीट्यूट एकेडमी को फोन करो, उनसे बात करो, उस कॉल को रिकॉर्ड करो, अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है वो करो, अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट तैयार करो। फेज 1 में थर्ड चीज जो मैंने आपको बताई है, प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, तो आपको वो भी लिस्ट बनानी है, और ये अभी बैठ के आपको बनानी है आफ्टर दिस क्लास, कि ऑफलाइन कहाँ कहाँ से आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, कहाँ कहाँ प्रेजेंस रखनी है, ऑनलाइन कहाँ कहाँ प्रेजेंस रखनी है, कहाँ कहाँ पे मुझे जाना है, कहाँ कहाँ पे मेरे वहां से मेरे पास स्टूडेंट आएंगे, ये सब कुछ आपको लिस्ट बनानी है। फेज 2 में मैंने लीड्स के बारे में कहा कि कोई भी नंबर आता है, कुछ भी आता है,
आज से आप प्रॉपर उसका एक्सेल बनाना शुरू कर दो, एक्सेल पे अपडेट करना शुरू कर दो, आपका पूरा डेटा होना चाहिए। चाहे उन्होंने आपको मना कर दिया हो, है ना, कि हम बच्चों क्लासेस नहीं कराते, कोई बात नहीं, तो 1 साल के बाद आप उनको फोन करिए, डेटा है तो, कि सर 1 साल पहले आपसे बात हुई थी, वो बच्चों को उस टाइम पे क्लासेस कराने का मना कर रहे थे सर, तो अभी कहीं कोई क्लासेस कराया या नहीं? हो सकता है कुछ टाइम शायद वो सोच नहीं पा रहे हों, लेकिन बाद में उनका मूड बन जाए, वो आपके पास क्लासेस करा लें। क्योंकि देखो ये बात समझ लो कि यार कोई भी अगर आपके पास इंक्वायरी कर रहा है ना, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि उनके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तब आपके पास वो इंक्वायरीज कर रहे हैं। यूं ही तो कोई करेगा नहीं, है ना। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी है, पैसा नहीं, कुछ कुछ ऐसा है कि वो कोर्स आपसे उस टाइम पे नहीं ले पा रहा, बट बाद में तो ले ही लेंगे, तो इसलिए लीड्स लाइक ए सीड्स। सेकंड, इसके अंदर फॉलोअप। किसी ने तुरंत पैसा दे दिया, अच्छी बात है, सारी चीजें फॉलोअप करते रहो, अच्छी अच्छी बातें करते रहो, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू देते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, वो कभी ना कभी आपके पास आएंगे। 5 to 12 टाइम्स, 5 से 12 बार बात करनी है, फिर जो भी फीस आप उनसे चार्ज करोगे वो आपको दे देंगे, है ना। इसके अंदर थर्ड चीज थी सेल्स की, जिसमें 3 स्टेप फॉर्मूला मैंने बताया है। एक फीस बतानी है जो चाहते हैं कि मिल जाना चाहिए, एक जो आप चाहते हैं कि इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ, और एक एटलीस्ट इतना तो मिलना ही चाहिए, इससे नीचे तो मैं नहीं जा सकता, है ना। और 48 आवर्स में एक फीस लेनी है, कैसे भी करके 48 आवर्स फॉर्मूला भी याद रखिए। फेज 3 में हम लोग आ जाते हैं, जिसमें कि वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस आप उनको दीजिए, एक्स्ट्रा वैल्यूज आप उनको दीजिए, लाइफ टाइम वैल्यू दीजिए, लाइफ टाइम सपोर्ट का बोलिए कि कभी भी क्लासेस के बाद में कोई दिक्कत आती है, कुछ भी है, तो मैं हूँ अवेलेबल। मेरे जूम सेशंस का एक्सेस आपके पास में रहेगा, मेरे टेलीग्राम का एक्सेस आपके पास में रहेगा, कोई लाइफ टाइम ऐसी वैल्यू दीजिए। और फिर लास्ट में इसका रेफरल के आप उनसे रेफरेंस लीजिए, ठीक है। देखिए अगर वो ऑफलाइन अगर आपके आसपास है, तो ऑफलाइन तो आप क्लासेस करा सकते हो उनको, है ना, जो आप करा रहे हो। अगर कोई शहर से बाहर है, कहीं पे है, तो हम आगे चल के ऑनलाइन क्लास कराना तो सीखेंगे ही। तो कोई अगर बाहर का है, उनको हम ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं। हमारे पास कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे इंदौर के स्टूडेंट हैं, तो उनका कोई मुंबई में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो उन्होंने वहां पे एडमिशन्स कराए, क्यों मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो सर उनको ऑनलाइन क्लासेस करा दीजिए। तो ठीक है, करा देते हैं, वो किसी के पास जाएंगे ही नहीं, है ना। तो ये था मार्केटिंग फंडा। कैसा लगा सबीना मैम, बताएं आप मुझे। मजा आया? बहुत सारी चीजें क्लियर हुई आपको? सर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया आज। हाँ, तो ये है। इसमें कुछ डाउट है, ये मैंने जो आपको 9 स्टेप्स बताए, कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो कुछ डिस्कशन? नहीं, ओके। सर मुझे एक चीज पूछना था कि जैसे आपने बताया कि अपना कोर्स डिजाइन करना है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि लाइफ टाइम आपको मतलब लाइफ टाइम आप इन्वॉल्व रहेंगे, और तो सर ऐसा है क्या, लाइफ टाइम के लिए उनको अप्रोच करना चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहली बात ये कि लाइफ टाइम के लिए कोई कोर्स होता ही नहीं है। आप बच्चों को मिड ब्रेन हम्म। एक्टिवेशन भी कराओगे, तो वो तो एक ड्यूरेशन होता है, बच्चे हमेशा तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिसेस होगी, रिजल्ट आ गया बच्चों के अंदर, बस दैट्स इट। हाँ, लाइफ टाइम आप उनको बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्कशन करना है, तो मेरा ये नंबर है ना, हेल्पलाइन नंबर मेरा चालू रहेगा, कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कोर्स लाइफ टाइम का नहीं होता, लाइफ टाइम का सपोर्ट होता है सिर्फ। लाइफ जैसे टाइम सपोर्ट, या ओके। सपोर्ट होता है, बिकॉज अभी ये 3 महीने का कोर्स है, ठीक है, तो मैं आपको तीन हम्म। महीने का बोल सकता हूँ, 3 महीने मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, है ना। 3 महीने के बाद में हम इस तरीके से तो नहीं मिलेंगे ना कि हम अल्टरनेट मिल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, 3 महीने के बाद ऐसा है कि कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, समझ में नहीं आता, मेरा सपोर्ट रहेगा, मैं फोन पे आपके डाउट को सॉल्व कर सकता हूँ, कभी लगा तो जूम सेशन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो सपोर्ट होता है, कोर्स लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। तो ये बहुत सारे लोग इस तरीके से मिसगाइड करते हैं कि लाइफ टाइम ये रहेगा, लाइफ टाइम वो रहेगा, पर लाइफ टाइम क्लीन होता है, लाइफ टाइम सपोर्ट आप उनको दे सकते हो, हाँ, लेकिन दे सकते हो तो ही आप बोलिए, नहीं दे ओके। सकते तो मत बोलिए आप उनको। एक कमिटमेंट नहीं, राइट। हाँ, फेक कमिटमेंट करने से कुछ होता नहीं है ना मैम, एक्चुअली उसमें होता क्या है कि आप एक दो सेल कर लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे, पर बहुत लंबा कुछ नहीं कर पाओगे। पता है, लंबे टाइम में एक चीज बता दूं मैम आपको, बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, चालाक समझते हैं ना, वो ग्रो कर ही नहीं पाते। जब तक आपका दिल साफ नहीं है ना, खासतौर पे इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में अगर आते हैं, आप ग्रो कर ही नहीं सकते, आपको प्योर होना पड़ेगा, है ना, सिंपल होना पड़ेगा। नो डाउट कि फीस तो आपको लेना पड़ेगा, आपको भी चीजें चलानी है, आपका भी घर परिवार है, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब कोई आपका स्टूडेंट बन जाता है, उनके साथ फेयर रहिए, आप चीजें उनको दिल से दीजिए, कोई भी छुपाइए मत चीजों को। अब जैसे कि अभी आज हम थर्ड डे मिले हैं, ठीक है, मैंने कुछ चीजें आपको अपनी पर्सनल बताई, आगे हम लोग चलेंगे, मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा, तो हम तो बिल्कुल रहते हैं, और जब हमारे साथ में लोग कंसल्टेंसी में आते हैं ना, तो बिल्कुल हम दोस्त की तरह, फैमिली
मेंबर्स की तरह हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो ऐसा होता है, आप बिल्कुल फेयर रहिए ना, बिल्कुल साफ दिल रहिए तो काम होगा। आप क्योंकि देखो, अगर आपकी वाइफ्स अगर मुझसे मैच नहीं करती ना, है ना, मतलब आप, मुझे लगता है कि आप चीज़ों को छुपा रहे हो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा, तो ना तो मैं आपसे ज़्यादा बात करूंगा ना आप मुझसे ज़्यादा बात करोगे, तो आगे चीज़ें चल ही नहीं पाएगी। आप भी फेयर रहो, मैं भी फेयर रहूंगा। अगर मेरी गलती है तो मैं उसको मानूंगा, सॉरी बोलूंगा, आपकी गलती है तो आप सॉरी बोलो, चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। तो ऐसे चलती हैं फेयर होके चीज़ें, तो क्यों करना फेक कमिटमेंट, क्यों करना, जो कर सकते हो वो आप उनको बताइए। हम्म, ये चीज़ है। ओके, अनुराधा मैम आप बताइए, मतलब कुछ पूछना चाहते हो आप या कुछ डिस्कशन करना चाहते हो आप? क्या ये फेज 3 में वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस का कुछ एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट करता हूँ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस का। मैम देखिए, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस का ये है कि आपने जो अपने स्टूडेंट को प्रॉमिस किया है, आप उससे अच्छा उनको दीजिए, ठीक है, उससे बेस्ट उनको दीजिए। सपोज जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि हम बच्चों को मिड ब्रेन का बोलते थे, बट हम उनको एक्स्ट्रा मेमोरी क्लासेस भी करा रहे हैं, कोई मेडिटेशंस भी करा रहे हैं हम उनको, है ना। कभी हम उनको ऑन जूम सेशन भी हम लोग उनका ले रहे हैं। उनके पेरेंट्स को हमने मैसेज कर दिया कि सर आज एक जूम सेशन है और जिसमें कि हम लोग कोई मेडिटेशन करने वाले हैं, तो बच्चों को भी लेकर आइए सर, आपको भी अच्छा लगे आप भी आइए। कभी हमने कोई डाइट के ऊपर कोई बात कर ली, है ना, कभी किसी चीज के ऊपर बात कर ली, तो एक्स्ट्रा ये मतलब ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू उनको मैं दे रहा हूँ, और उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है। मतलब नहीं उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने क्या सोचा था कि ये बच्चों को क्लासेस कराएंगे बस दैट्स इट, जैसे लोग कराते हैं। बट यहाँ पे मैंने उनको एक्स्ट्रा वैल्यू दी, उनका तो उनका वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस बना, है ना। तो वो होता है वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, कि जो आपने प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा आप उनको दीजिए, उनका एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। मतलब आप कोशिश करो जितना बेस्ट आप उनको करा सकते हो, जितना अच्छा उनको दे सकते हो आप, है ना, वो चीज है। ओके, और कुछ अनुराधा में? ठीक है, ओके। विद्युत सर, नहीं सर, सब क्लियर है सर। समझ में आया सर? सर। ओके, तो दो होमवर्क मैंने आपको दिए हैं, ये आप करना शुरू कर दो, है ना। क्योंकि फोन तो आप कल करोगे, कोई भी एकेडमी है या कोई है ना, कल करोगे। उनके नंबर्स वगैरह आप गूगल से या कहीं से आप निकाल लीजिएगा। और आज तो बस लिस्ट बनाइए कि ऑफलाइन कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं, ऑनलाइन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट मिल सकते हैं। तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, है ना। जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा परसों के दिन, उसमें हम ईएसपी समझेंगे, ईएसपी, है ना, फोटोग्राफिक मेमोरी हम लोग समझेंगे। और हम लोग क्वांटम स्पीड रीडिंग समझेंगे, तीन चीज हम लोग समझेंगे नेक्स्ट जो सेशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर होके आइएगा, उसमें थोड़ा सा मे बी ज्यादा समय लग सकता है। सर इसमें एंजाइटी का कुछ है? मैम देखो, आप जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस कराओगे तो एंजाइटी तो उसी तो दूर हो जाएगा। हाँ, अपने आप एंजाइटी दूर हो जाएगा ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जो क्लासेस है ना बच्चों की, इसमें इतनी सारी हम जो एक्टिविटीज करा रहे हैं, सब दूर हो जाता है मैम। एंजाइटी हो गई नहीं, क्योंकि एंजाइटी क्यों हो रहा है ना, उसके पीछे रीजन क्या है, कि मतलब वो अपनी बात किसी को बोल नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, इसलिए एंजाइटी हो रहा है, किसी चीज से कोई फियर है, कोई डर है। तो यहाँ से जब आप मेंटल लेवल पे स्ट्रांग होते हो, जब एक ही स्ट्रांग होता है ना, ये सब एक्टिविटीज कराने से बच्चे का एडवर्सिटी क्वेश्चन, तो उनके दिमाग में कोई डर रहता ही नहीं है, फियरलेस वो हो जाते हैं, कोई एंजाइटी डिप्रेशन कभी आएगा ही नहीं उनको। तो ये डर के कारण होता है, चीजों को छुपाने के कारण होता है, लेकिन जब आप उतना स्ट्रांग बन जाते तो सब खत्म। मतलब जो आप मेरे को बोलो वो यहाँ से रिजल्ट आते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप पता क्या कराओ, जैसे वो अफर्मेशन बच्चों को जब आप कराते हो ना प्रेयर के बाद में, तो उस अफर्मेशन में ऐसे अफर्मेशन आप डाल दीजिए कि बच्चों को ये विश्वास होने लगे कि वो मानसिक तौर पे मजबूत हो रहे हैं, उनका एंजाइटी दूर हो रहा है, उनका डिप्रेशन दूर हो रहा है। ऐसा उनका अफर्मेशन कराना शुरू कर दीजिए, ऐसा विजुअलाइजेशन कराना शुरू कर दीजिए। और बाकी आप ये क्लासेस कराओगे, ये क्लासेस अपना काम करना शुरू कर देगी, ये म्यूजिक अपना काम करना शुरू कर देगा, है ना। तो एक्चुअली ये म्यूजिक जो है ना, ये क्लासेस जो है ना, ये ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, एक्चुअली ये काम करती हैं। मतलब जैसे किसी बच्चे को किसी चीज की नीड है, कोई उसका वीक पार्ट है, तो ये उस पर काम करेंगी। किसी बच्चे के अंदर कोई वीक पार्ट है तो ये उस पर काम करेगी। ये हर बच्चे पे एक जैसा काम नहीं करती, ये हर इंसान पे एक जैसा काम नहीं होता। तो इस क्लास से हम इतने सारे बेनिफिट ले सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। मतलब कोई भी आप प्रॉब्लम लेके आओ, हर प्रॉब्लम का समाधान ये हो सकता है।
ठीक है। और भी आगे हम चीजों को समझेंगे, क्लियर करेंगे चीजों को। And I have one doubt. हम्म, In the kid, पहले प्रोग्राम था ना अडल्ट और चाइल्ड का, उसमें ब्रेन एक्सरसाइज है ना, ब्रेन एक्सरसाइज, हैंड मूवमेंट्स, वो सभी को परफेक्ट करना है या वी कैन इग्नोर दैट इफ दे आर नॉट डूइंग? देखिए मैम, अ, बच्चों को हम कराते हैं ब्रेन, ये ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज जो हैंड के मूवमेंट्स हैं, ये हम अडल्ट को कराते हैं। तो अच्छे से करने की कोशिश करना है। देखो, परफेक्ट तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोशिश ये करना है कि कितना परफेक्ट हो सकता है, कितना अच्छे से हो सकता है। बट हाँ, अगर हाथों का भी मूवमेंट अगर कर रहे हैं ना, तो फोकस कहाँ पे होना चाहिए? हाथों के मूवमेंट पे। फोकस अगर सही जगह होगा तो रिजल्ट आएंगे। फिर चाहे वो अच्छे से क्लासेस, वो एक्टिविटीज को कर पाए या ना कर पाए, वो मैटर नहीं करता। अच्छे से करने की कोशिश करना है, और फोकस सही जगह करना है। बॉडी के जिस पार्ट का मूवमेंट हो रहा है, फोकस वहां पे करना है, रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, लेकिन उनका फोकस रहता है हाथों का मूवमेंट कैसे है, रिजल्ट आ जाता है उनके अंदर। और बहुत सारे बच्चे बहुत शिद्दत के साथ में करते हैं, तब भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो फोकस नहीं बनाते, है ना। तो एक्टिविटी अच्छे से करने की सिर्फ कोशिश करना है, परफेक्शन के साथ में कोई भी नहीं कर पाएगा, और हमको वो ट्राई भी नहीं करना। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर किसी भी चीज को परफेक्शन के साथ में करने लगा एक्टिविटी का, तो उसका रिजल्ट खत्म। रिजल्ट कब आते हैं? जब बच्चा किसी भी चीज को करने में स्ट्रगल कर रहा है, हाथों के मूवमेंट्स को करने में वो स्ट्रगल कर रहा है, इट मीन उसका डेवलपमेंट हो रहा है। जिस दिन वो मूवमेंट अच्छे से करने लगेगा ना, वहां पे उसके डेवलपमेंट्स रुक जाएंगे। फिर हमको एक्टिविटीज चेंज करानी होगी, बच्चों को नया टास्क देना पड़ेगा, जिसको करने में बच्चों को स्ट्रगल करना पड़े। तो हमको तो जानबूझकर स्ट्रगल करवाना है ना। तो और बच्चों को अच्छे से करने की कोशिश करना है, तो उससे रिजल्ट आते हैं। ये प्रोसेस जो है ना, ये अच्छे अच्छा करने की जो प्रोसेस है ना, उससे रिजल्ट आते हैं। एक बार अगर अच्छा हो गया तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आता, है ना। ये है। ओके। और कुछ कोई आप में से पूछना चाहता है? सर जो क्लासेस लेंगे हम, वो 2 दिन कंटिन्यू होगी, 2 डेज कंटिन्यू होगी, और देन आफ्टर वीकली होगी, ऐसा कुछ है? हाँ, मैंने ऐसा नहीं बताया, ये किसी और से आपने सुना होगा, इसलिए कि 2 दिन कंटिन्यू। फिर देखो, अ, हम्म। अगर मान के देखिए, हफ्ते में मिनिमम एक दिन बच्चों को हम लोग क्लासेस करा सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2 दिन एक साथ में क्लासेस कराते हो ना, किसी भी हफ्ते हफ्ते जैसे कंटिन्यूटी में, जैसे संडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, तो वो अच्छा होता है। और वो हमेशा आप कराओगे तो अच्छा होगा। जैसे हफ्ते में 2 दिन अगर आप क्लासेस करा रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि वो लगातार आप क्लासेस कराओ। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ही आप दो दो दिन कराओगे कंटिन्यू, फिर उसके बाद में वीकली चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। अगर हफ्ते में एक दिन आप करा रहे हो ना, तो वो भी परफेक्ट है। अगर हफ्ते में 2 दिन करा रहे हो, तो वो भी परफेक्ट है। और 2 दिन लगातार करा रहे हो, लेकिन वो जो भी करा रहे हो वो हमेशा कराते रहो आप, जब तक कि क्लासेस कंप्लीट ना हो जाए, है ना। ऐसा ना करें कि 2 दिन कंटिन्यू आपने करा दी और फिर आप वीकली करा रहे हो, तो वो सही नहीं है। 2 दिन Sir, कंटिन्यू करा रहे हो तो हमेशा कराते रहो, एक दिन करा रहे हो तो हमेशा कराते रहो, वो चीज़ है। in summer we can give the classes continuously also for the करा students. सकते हो, देखो नुकसान कुछ भी नहीं है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एक कुछ आपने अच्छा सवाल किया। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास बहुत कम टाइम होता है, या बच्चों के पास बहुत कम टाइम होता है, समर वेकेशंस वगैरह होते हैं, है ना, या कुछ भी होता है। तो आप ऐसा करा सकते हो कि बच्चों को आपने फिजिकल एक दो क्लासेस आपने करा दी, जितना भी उनके पास टाइम है, ठीक है। फिर आप जो है उनको ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हो, फॉलोअप करा सकते हो। जैसे कि अभी बहुत सारी जगह अगर आप देखेंगे ना, खासतौर पे मुंबई के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग किस तरीके से क्लासेस कराते हैं कि 2 दिन के लिए कहीं पे जाते हैं, 2 दिन फिजिकल क्लासेस कराते हैं, और फिर बाकी बोलते हैं कि बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करना है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग में उनका अभी क्या चल रहा है कि बच्चे हमारे पास 2 दिन के लिए आएगा, 3 दिन के लिए, ऐसा कुछ हम क्लासेस कराएंगे फिजिकल, बाकी फिर बच्चा घर पे प्रैक्टिस करेगा, है ना। कोई उनके ऐप के थ्रू प्रैक्टिस करेगा या कुछ भी करेगा। तो ये आप कर सकते हो कि आपने That समर is वैकेशन। different. सॉरी। Art of living is, नो, या मैंने आजकल ना उसका ज्यादा देख रही हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का, वो दैट इज डिफरेंट। नो, आर्ट ऑफ लिविंग में पूरा यही प्रोसेस होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, जिसको इंट्यूशन के नाम से जो करते हैं वो सेम यही प्रोसेस होता है। मैंने तो खुद क्लासेस कराई हैं आर्ट ऑफ लिविंग में। मैं खुद ये क्लासेस करवाता था। मैं आपको बताऊंगा उसको वीडियो, वो फोटो वगैरह बताऊंगा बाद में आपको। तो यही सेम है, मैंने तो क्लासेस कराई है वहाँ पे। स्कूल भी है हमारे यहाँ पे, उनका प्रज्ञा क्लासेस के नाम से वो रन करते हैं, है ना। तो सेम यही चीज होती है, कुछ अलग नहीं होता। फिर ये वक्त के साथ में ना, देखो नाम चेंज हो जाते हैं,
जब मैं क्लासेस कराता था मैं वहाँ पे, तो एक ही क्लासेस चलती थी प्रज्ञा के नाम से, वो हम क्लासेस कराते थे यहाँ पे, है ना। अडल्ट को भी हम लोग क्लासेस कराने के लिए जाते थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आई थिंक 3 साढ़े 3 साल पहले की शायद बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन अभी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, बच्चों के लिए अलग कर दिए, अडल्ट के लिए अलग कर दिए, इंट्यूशन प्रोसेस अलग अलग कर दी। तो चेंजेस वो कर रहे हैं, है ना। हम भी चेंजेस कर रहे हैं, वो भी चेंजेस कर रहे हैं सारे लोग। बाकी मिड ब्रेन जो बच्चों को वो कराते हैं सेम यही प्रोसेस है, सेम एक्सरसाइज है। हाँ, म्यूजिक थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, प्रोसेस लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है ना। वही सेम ब्लाइंड फोल्ड उस तरीके से कराते हैं, है ना। तो ये है। तो मैम हो सकता है जैसे किसी के पास अगर टाइम कम है तो उनको आप कंटिन्यूटी में क्लासेस करा सकते हैं, लेकिन ब्रेन को प्रॉपर ट्रेंड होने में 2.5 से 3 महीने का टाइम लगता है, ये समझ लो आप बस। अगर आपने किसी बच्चे को कंटिन्यू अगर 7 डेज आपने क्लासेस कराया है ना, फिर भी उन बच्चे को लगभग 2 महीने 3 महीने ना उनको कोई ना कोई प्रैक्टिसेस मिड ब्रेन की करानी पड़ेगी, वो घर पे उनको करनी पड़ेगी प्रैक्टिसेस, जब तक, क्योंकि ब्रेन को डेवलप होने में उतना टाइम लगता है ना। ब्रेन को डेवलप होने में उतना टाइम लगता है। तो वो आपको 3 महीने 2.5 महीने वो प्रैक्टिस करानी ही करानी पड़ेगी। फिर चाहे 2 दिन आप फिजिकल कराओ, बाकी के दिन ऑनलाइन कराओ, कैसे भी आप मैनेज कर लो। ओके। सो ये होता है। उतना अगर टाइम बच्चा अगर देगा करने में तो उसके अंदर 100% रिजल्ट आएंगे। जी। और पूछिए, और कोई सवाल। सर फिजिकल नहीं हो रहा है, ऑनलाइन करवा रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है ना, जैसे नहीं, आपने मैं बताया आपको था। बताऊंगा ना, ऑनलाइन का बताऊंगा मैम। हमने सबसे ज्यादा जो ग्रोथ की है वो ऑनलाइन में ही हमने ग्रोथ की है, सबसे ज्यादा ग्रोथ की है। और 100% रिजल्ट बच्चे के अंदर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन में मुझे एक भी बच्चा ऐसा याद नहीं जिसके अंदर कभी कोई रिजल्ट नहीं आया। हंड्रेड ठीक परसेंट है। रिजल्ट। हाँ, और मैं उसी चीज को रिकमेंड करता हूँ। देखो, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करा पाते हो बहुत अच्छी बात है, आप किसी बच्चे के पास जा पा रहे हो, वो कोई आपके पास में आ पा रहा है। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ मिलेगी ना, वो ऑनलाइन में ग्रोथ मिलेगी, है ना। सपोज मान के चलो कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अगर हम इसी क्लासेस को अगर हम ऑफलाइन करते, कि वो 3 महीने का मेरा ऑफलाइन क्लास है, तो बताइए आप करते क्या? 3 महीने कौन करता? कोई नहीं करता, राइट। अभी 3 महीने मैंने बोल दिया कि ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको भी पता है कि वीकली अभी हम अल्टरनेट डेज में मिल रहे हैं, फिर वीकली मिल रहा है, तो ऑनलाइन ही तो मिल रहा है। आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, है ना। तो ये है। तो हम दोनों ही तरीके से क्लासेस कराएंगे, दोनों चीजें। जो ऑफलाइन में कंफर्टेबल ऑफलाइन में आ जाइए, जो ऑनलाइन में कंफर्टेबल ऑनलाइन में आ जाइए, बस ये कर आराम से। तो दोनों ही चीजें हम लोग सीखेंगे, है ना। तो मे बी वो नेक्स्ट वीक हम लोग सीख लेंगे और फिर शुरू करेंगे। आई थिंक जैसे नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट हम ईएसपी क्वांटम स्पीड रीडिंग फोटोग्राफिक मेमोरी हम लोग लर्न करेंगे। देन उसका जो नेक्स्ट रहेगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन सेशन हम लोग रख लेंगे। ठीक, ऑफलाइन, क्योंकि मैं आपको पोर्टफोलियो बनाना भी सिखाऊंगा, कुछ हम प्रैक्टिसेस वगैरह भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त आने पर धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, है ना। ओके अभी सर, तो, थैंक यू। हाँ, आज का होमवर्क आपको समझ में आ गया ना, क्या करना है आपका आज का होमवर्क, है ना। ठीक है, ओके। अभिषेक, मैं आपको आज का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, क्लासेस अभी हम डन हो चुकी है हमारी क्लासेस। ओके, तो अभी जस्ट जैसे ही ये कन्वर्ट होता है तो मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए मतलब आज काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया होगा, है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, अच्छे से एंजॉय करोगे आप। ओके, चलिए ठीक है। गुड नाइट। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, होमवर्क आप करिए, परसों मिलते हैं हम लोग, है ना। ओके, बाय, गुड नाइट।